तो आज की वीडियो में पता लगाएंगे कैसे इंडिया ने श्रीलंका को एशिया कप फाइनल में डोमिनेट किया और उनके पूरे एशिया कप कैंपेन को भी ब्रेक डाउन करेंगे इनटू पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। ऑल्सो बारसा, मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी इनके वीकेंड मैचेस को भी कवर करके ब्रेक डाउन करेंगे। एंड लास्टली रोनाल्डोज heroics with Al Nassr and his legal issues with Juventus, as well as why Messi got trolled at all. Let's find out. ऑल राइट, सो भाई काफी खुशी का दिन, काफी खुशी का उत्सव आफ्टर दैट ह्यूमिलिएशन, और इज दैट अ स्मॉल वर्ड नाउ? यू नो, आज का जो जिन लोगों ने भी थंबनेल देख लिया होगा ऑलरेडी सबको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसका थीम जो है ना वो बुलिंग के ऊपर होने वाला है। एग्जैक्टली। इट्स नॉट एन एजुकेशनल पॉडकास्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ इन सोशल ओकेजन्स, बट हम लोग स्पोर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे और कैसे किस टीम ने किसको बुली करा है, क्योंकि हम लोग जिन भी टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं मोस्टली कोई ना कोई तो बुली हुआ ही हुआ है। और कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे वो भी ऑनलाइन बुली हुए हैं अपेरेंटली, तो जिनको हुक से समझ में नहीं आया अभी समझ में आ जाएगा। बट हाँ भाई, स्टार्ट ऑफ कोर्स करते हैं बिकॉज इट इज आवर कंट्री, फाइनल से करते हैं। तो भाई इस सेगमेंट में क्रिकेट के हम लोग पूरा डिटेल में ट्राई करते हैं ब्रेक डाउन करने का, जो भी कुछ 20-25 ओवर का खेलने को मिला था हमें गेम, और फिर पूरा इंडिया का जो एशिया कप का कैंपेन गया है, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमें हर चीज वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव में लेके चलना है। तो उसको लेते हुए फिर हम लोग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकालने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा। बट व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स फ्रॉम द फाइनल? हमने लाइव स्ट्रीम भी करी थी इसकी, क्या लग रहा था तुम्हें? तो जिनको नहीं पता है भाई, हमने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट तो 3 बजे से ही कर दी थी, क्योंकि हमें लगा था चलो ठीक है जितना कवर कर पाएंगे 1-2 घंटे में उतना कर लेंगे। 3:40 में मैच स्टार्ट हुआ पहली बात तो, क्योंकि बारिश हो गई थी, और उसके बाद भी हमने ऑलमोस्ट एक इनिंग्स खत्म कर दी थी। मतलब हमने जिस टाइम पे लाइव स्ट्रीम एंड करी, हम लोग एंड करके उठ रहे थे सीट से और हमने देखा सामने एक विकेट गिरा, 2 बॉल बाद एक और विकेट गिर गया, ऑल आउट हो गई टीम। तो आखिर के 2 विकेट्स रह गए थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार 4-5 मिनट और स्ट्रीम कर ली होती ना अगर, तो पूरी इनिंग खत्म हो गई होती। बट इधर वे अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, आई थिंक सबसे पहले तो बारिश हो गई थी। उससे पहले जब टॉस हुआ था, टॉस में श्रीलंका ने बैटिंग ले ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? You know, I would like to ask you because I think you also represent a lot of viewers here, जो कि कई हमारे listeners होंगे, viewers होंगे जो कि क्रिकेट के बेसिक्स सीखना चाह रहे होंगे। तो हमारा इंटेंशन यही है कि हम उनको जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं करें about the technicalities of the game. तो because you are also a learner, a relatively new person to the game, so let's see कि तुम उसको आंसर कर पाते हो कि नहीं। मेरा इनिशियल थॉट्स ये थे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुनी कि इंडिया भी बैटिंग करना चाहेगी सबसे पहले। नहीं, लोगों की छोड़ो, तुम अपना नहीं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है, क्योंकि फ्रॉम व्हाट आई नो, अगर इंडिया पहले बैटिंग लेती तो उन्हें मतलब बाद में बॉलिंग करनी पड़ती, बाद में बाद में ड्यू फैक्टर भी आता, और बारिश के भी चांसेस है, तो वैसे भी बॉल फिसलती। तो इन माय ओपिनियन रट ली है। हाँ, नहीं तो इन माय ओपिनियन आई डोंट गेट व्हाई पीपल आर सेइंग कि इंडिया को पहले बैटिंग लेनी चाहिए, मन था उनका लेने का। अच्छा, so but what would you say about Sri Lanka, because उन्होंने भी टॉस जीत के बैटिंग करी पहले, so what do you understand of that? नहीं, that's what I'm saying, I don't understand कि क्यों ली उन्होंने बैटिंग पहले। But what do you think, क्या potential reasons हो सकते हैं? Just try as any listener of this podcast. पहले रन्स बना के प्रेशर डाल दो इंडियन टीम पे, और उसके बाद क्योंकि उनकी बॉलिंग, उनकी आई थिंक बॉलिंग उनकी वो है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका बॉलिंग पे अपनी। एंड जैसे लास्ट मैच में उनने उनके बॉलर्स ने जैसा परफॉर्म किया था, आई थिंक हमने 200 के बिलो ही रन्स बनाए थे उस मैच में भी। तो दे प्रॉब्ली नो कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, तो पहले पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड फिर उसके बाद प्रेशर डालो अपनी बॉलिंग से। देखो, ये तो एक टैक्टिकल रीजन हो गया जो तुमने कहा, विच इज वेरी वैलिड। फाइनल्स में इन ओडीआई क्रिकेट हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, इनफैक्ट टेस्ट मैचेस की भी बात करें तो हमेशा बातें होती है कि टॉस जीत के बैटिंग पहले कर लो, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब अभी WTC फाइनल हुआ था, रोहित शर्मा ने टॉस जीत के बॉलिंग करी थी एंड बहुत लेजिट लग रहा था वो, क्योंकि एकदम से ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बादल आ रखे थे, पिच देखने में बड़ी ग्रीन सी लग रही थी। बट क्या हुआ, पहला सेशन निकाला, ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाइव करा, और उसके बाद जितने भी लिसनर्स है सबको याद होगा, धूप निकल आई थी पूरा, और आने वाले दिनों पे तो बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं था। पिच एकदम बढ़िया हो गई बैटिंग के लिए, और अल्टीमेटली पहले बैटिंग करने का फायदा मिल गया ऑस्ट्रेलिया को। तो यूजुअली टेस्ट मैचेस और ओडीआईज में कहते हैं कि जब भी आप फाइनल्स खेल रहे हो, ऑलवेज बैट फर्स्ट, पुट द अदर टीम अंडर प्रेशर, क्योंकि बड़ा टारगेट चेस करना आसान नहीं होता। 50 ओवर तक खेलना, 90 ओवर तक खेलना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेस्ट मैच, इट इज नॉट इजी टू सर्वाइव दैट लॉन्ग एंड ऑल्सो हैव दैट टारगेट इन माइंड। बट T20 से जब हम बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि चेस करो पहले, ये तो तुमने भी सुना ही है हमेशा, बिकॉज दैट इज ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन, क्योंकि ओवर कम होते हैं ना तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ज्यादा ले सकते हो।
जो एंड पॉइंट है ना रेस का वो आपके सामने दिख रहा होता है आपको, और आप कैलकुलेट कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो वहां से। तो हमेशा कहते हैं कि T20s में चेस करो आप टॉस जीत के, बट ODIs में वही हमें नॉर्म हमेशा वही रहता है टैक्टिकली स्पीकिंग, विच इज व्हाट यू सेड। अगर मैं इसका कंडीशंस वाइज आप थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, एंड लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। जब टॉस हुआ था, एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक बहुत वैल्यूएबल टैक्टिकल लेसन मिल सकता है सबको, कि कैसे क्रिकेट एक इतना यूनिक स्पोर्ट है जहाँ पे हर फैक्टर आपके हाथ में नहीं होता है, और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं विच इज़ टोटली इन द हैंड्स ऑफ द गॉड, कि भाई वो क्या चाहते हैं उस टाइम पे, और उसके चलते हुए गेम कितना ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। ये क्रिकेट में ही होता है, और ये आपको भी पता चलेगा इस चीज़ से। राइट। टॉस जीत के पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग मेड सेंस कि बैटिंग करनी चाहिए पहले। श्रीलंका ने टॉस जीता, बैटिंग करी पहले, परफेक्ट डिसीजन। क्यों? क्योंकि देखो सनी, उस टाइम पे एकदम सनी माहौल था, पूरा धूप निकली हुई थी अच्छे से, पिच को देखा था, बाय द वे पिच एकदम फ्रेश थी यहाँ पे। आई नो सबको लग रहा होगा कि यार बार बार कोलंबिया में मैचेस कैसे हो रहे हैं, इतने सारे मैचेस कैसे हो रहे हैं। तो भाई पिचेस बहुत सारी हैं, हर स्टेडियम में कई सारी पिचेस होती हैं वहाँ पे। तो आज एकदम फ्रेश पिच थी पूरी, इस पिच पे पहले एक भी मैच नहीं खेला गया था। तो ये पिच फ्रेश थी, इसमें वेयर एंड टेयर ज़्यादा नहीं हुआ था। तो वेयर एंड टेयर नहीं हुआ तो मतलब क्या, आई वुड आस्क यू, पेसर फ्रेंडली है नहीं, मतलब पेसर फ्रेंडली तो चलो ठीक है, मतलब स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं करेगी एज अपोज टू जितना वो करती अगर पिच में गड्ढे हो गए, क्रैक्स हो गए। बट अगर पिच फ्रेश है तो व्हाट वुड यू थिंक कि बैट्समैन के लिए क्या बात है, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। एग्जैक्टली। तो भाई पिच एकदम हार्ड थी, क्रैक्स उसमें बहुत कम थे, तो मतलब कि बॉल पड़ के एकदम शीशे की तरह आनी चाहिए थी, पाटा विकेट जिसको हम लोग कहते हैं। ऑफ कोर्स कोलंबो का नेचर वैसा रहा है कि स्पिनर्स प्ले में आएंगे ही आएंगे, चाहे कितनी भी पिच फ्रेश हो। बट जितने भी हमने मैचेस देखे थे अभी तक, उन सबसे पिच जो है बैटिंग को ज्यादा फेवर करने वाली थी। सनी माहौल था पूरा, तो मतलब पिच में कोई मॉइस्चर नहीं था, पिच एकदम ड्राई थी, तो बॉल का ज्यादा मूवमेंट का भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो टॉस होता है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई बैटिंग लेने का सेंस बनता था। क्या इसमें वो फैक्टर भी है जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था? क्या कि पहले बैटिंग करके ही मोस्ट टीम्स जीती हैं इस पूरे एशिया कप में? यार देखो, वो तो एक इस मतलब ये कोई ना ये टैक्टिकल रीजन है, ना ही ये कंडीशन से रिलेटेड रीजन है। ये तो बस एक वो है कि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि इसी टूर्नामेंट की बात हो रही है और इसी टूर्नामेंट में हम खेल रहे हैं। तो वो तो एक पैटर्न रिकॉग्निशन की बात हो गई, बट आई डोंट थिंक दिस हैड एनीथिंग टू डू विद दैट। बट देखो, यहाँ पे बैटिंग ली, सही डिसीजन था। उसके बाद भगवान ने क्या करा? हम लोग पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं कि हम लोग सेमीफाइनल्स फाइनल्स में चोक कर जाते हैं, लक साथ नहीं देता है। आई थिंक फाइनली लक ने हमारा साथ दिया, बिकॉज आई टेल यू इट वॉज अ वेरी गुड टॉस टू विन। यहाँ पे जो टॉस जीता था सबको पता था सब बैटिंग ही करेंगे। पिच का कंडीशंस एकदम बढ़िया थी बैटिंग के लिए। जैसे ही टॉस खत्म होता है, लोग तैयार होने के लिए जाते हैं और बारिश आ जाती है। उससे पहले कोई दूर दूर तक निशान नहीं था बारिश का, पूरी धूप आई हुई थी, पर भगवान ने कहा भाई बारिश ले आते हैं। अब बारिश आई तो क्या होगा, अब ये तुम बताओ। वो तो समझ गया मैं, जो मैंने सबसे पहले समझाया था। बारिश आ गई है तो आई थिंक जो भी लास्ट में बॉलिंग करेगा, एक तो पहली बार ड्यू फैक्टर भी आएगा वहाँ पे, एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि पूरी पिच विच गीली होगी तो बॉल फिसलेगी हाथ से। और वो बात है ना कि ये तो देखो बातें तब हो गई जब एक बहुत बड़ा चेज होता, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो है जो कि इंडिया को फेवर कर रही है इस मामले में, वो ये था कि देखो अभी तक ड्राई कंडीशंस थी, पिच एकदम फ्रेश थी। अब नो हवा में वाटर वेपर आ गया और मॉइस्ट हो गई हवा पूरी, तो उससे स्विंग करने लग गई बॉल। हवा जितनी ज्यादा मॉइस्ट होती है उतना ही ज्यादा बॉल स्विंग करती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में स्विंग कंडीशन इतनी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज रेनी सीजन होता है मोस्टली वहाँ पे। तो भाई एकदम से कंडीशंस चेंज हुई और बॉल स्विंग करने लग गई, और फिर हमने देखा कि बुमराह और सिराज आते हैं और पहले ओवर से बॉल कितनी ज्यादा स्विंग कर रही थी। आई एम जेन्युइनली श्योर अगर ये कंडीशंस चेंज ना हुई होती, अगर फिर भी धूप का माहौल रहता और बारिश ना हुई होती, बॉल इतना मूवमेंट नहीं करके दिखा रही होती आपको, इतनी हरकत नहीं कर रही होती बॉल। बट क्योंकि बॉल ने इतनी हरकत करी, इतने मूवमेंट करा, इतना लेट स्विंग मिला दोनों बॉलर्स को, श्रीलंकन बैट्समैन लिटरली हैड नो आंसर। एंड like I would like to ask you, तुम्हें क्या लगता है, what were your feelings when you saw कि बुमराह ने स्टार्टिंग में विकेट ले लिया? Not talking about the moment when सिराज ने इतने विकेट्स लिए थे, उससे पहले का were you expecting an early collapse essentially? To be very honest, no. I think कि स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में मैं एक विकेट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर हम लोग बुमराह ने आई थिंक यहाँ पे 3-4 मैचेस खेले अभी तक एशिया कप में, एंड सब में ऐसा ही हुआ है कि उसके थर्ड ओवर से पहले उसका एक ना एक विकेट उसने निकाल लिया। तो गोइंग बाय दैट स्टैटिस्टिक ऑल्सो मेरे को लग रहा था कि एक विकेट तो आएगा ही आएगा, बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये फुटबॉल स्कोर टाइप लगने लग जाएगा देखने में।
एग्जैक्टली तो भाई वहां पे क्या होता है कि पहले ओवर में बुमराह को एक विकेट मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे ना कई लोग एंड राइटफुली सो इंडियन बॉलर्स की तारीफ करेंगे। आई थिंक बुमराह, सिराज, इवन हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव को भी एक और डालने को मिला, बट वी सॉ हाउ गुड ही वाज। ही गेव अवे जस्ट 1 रन। नोबडी हैड आंसर्स टू इंडियाज बॉलर्स, राइट। सबने इन टैंडम भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। इनफैक्ट रवि शास्त्री एंड रोहित शर्मा डिस्कस कर रहे थे, मैंने सुना था कि द मेन फोकल पॉइंट ऑफ इंडियन बॉलिंग इन दिस गेम वाज कि कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कितना अच्छा करा इन लोगों ने। Okay. जब बुमराह ड्राइवर सीट पे था तो सिराज ने सपोर्ट प्रोवाइड करा। जब सिराज ने जो है वो 4 विकेट लिए उस ओवर में आके, जिसके ऊपर अभी हम आएंगे, तो फिर बुमराह ने वहां से रन रोकने शुरू करे, एक सपोर्टिंग रोल पे गया। फिर जब बुमराह जो है वो हटा देगा अटैक से, तो फिर हार्दिक पांड्या ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आके 3 विकेट ले लिए। तो आई थिंक एवरीबडी डिड देयर रोल रियली वेल। और यहाँ पे ना माई कंप्लेंट इज नो डाउट बॉलिंग थोड़ी सी मुश्किल थी ऑफ कोर्स, क्योंकि स्विंग कर रही थी बॉल बहुत ज़्यादा, कंडीशंस भी हेल्पफुल थे, कंड्यूसिव थे फास्ट बॉलर्स के लिए। बट लुक एट द डिसमिसल्स फॉर वंस। 10 विकेट होते हैं एक इनिंग में, कम से कम 6 विकेट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फॉर श्योर 6 विकेट मतलब 60% ऑफ योर बैटिंग लाइनअप। सब लोग अगर आप डिसमिसल्स देखेंगे तो क्या हुआ है वहां पे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली बॉल को आप चेस कर रहे थे और आपने हाथों में कैच दिया, तभी स्लिप्स इतनी लगा रखी थी उन लोगों ने। अब हाँ, और मैं इसके ऊपर भी जरूर अभी बात करूंगा कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी आई थिंक वाज वेरी इंप्रेसिव इन दिस गेम। बट द फैक्ट कि आप पॉइंट पे कैच दे रहे हो, आप स्लिप पे कैच दे रहे हो, आप बैट अपना थ्रो कर रहे हो, इट काइंड ऑफ शोज कितना इमेच्योर बैटिंग I think display था by the Sri Lankan batsmen on this occasion. Kind of how they did not have any answer in terms of skill set to tackle the supreme bowling level of Siraj and Bumrah. मुझे तो ये genuinely लगा। मतलब is this a skill problem or what do you say, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी काफी यंग है ये वाली। नहीं, मैं I won't give that excuse कि यंग है, because ये वही टीम है जिसने पिछले 14 मैचेस में 13 बार जीते थे वो लोग, और सिर्फ इंडिया से हारे थे, वो भी बहुत क्लोज मैच था। और आई थिंक 14 मैचेस तक लगातार ऑल आउट करते हुए आ रहे थे अपने ओपोनेंट को। तो चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, भाई टैलेंट दिख रहा था और वो टैलेंट रेप्लिकेट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज ऑन फील्ड, उसमें कोई कमी थी नहीं। द क्वेश्चन हियर इज, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा आई वुड शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, जिससे कि थोड़ा सा आई होप लिसनर्स को भी समझ में आए बात। जितने भी लोगों ने ना नेट्स में कभी बैटिंग करी है, तुमने थोड़ी बहुत तो बैटिंग तुमने भी करी है, जब बॉल एक सर्टेन पेस पे आ रही होती है, मतलब आई एम नॉट श्योर अगर तुमने कभी कॉन्शियसली सोचा हो या ना हो, मेरे साथ ना इनिशियली चीज़ बहुत होती थी, एंड ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है एज अ बैट्समैन जब आप पहली बार फास्ट बॉलिंग को फेस करते हो। एंड बाय फास्ट आई मीन अगर आप 14-15 साल के बच्चे भी हो जो कि अपना क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट कर रहा है, इवन समथिंग लाइक 110 किलोमीटर्स पर आवर इज वेरी फास्ट फॉर यू। पीपल डोंट रियलाइज 140 किक्स कितना फास्ट होता है, राइट। वो दिखती नहीं है बॉल एक्चुअली में जब आ रही होती है, तो 110 क्लिक्स भी बहुत फास्ट होता है। और जब उस स्पेस पे भी जब बॉल स्विंग कर रही होती है ना, आपकी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि आपकी आंखें ना बॉल को फॉलो बड़ा अच्छा करती हैं, बट आपकी आंखें जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं इंटरनली, वहाँ पे तो ब्रेन सिग्नल जा रहा है कि अच्छा बॉल को फॉलो करो, बट वही ब्रेन सिग्नल आपकी मसल्स तक जाए, आपके पैरों तक और आपके हाथों तक, कि वो आपकी बॉडी उस चीज़ को रेप्लिकेट करे। हाँ। और जहाँ पे आपकी आंखें जा रही हैं वहाँ तक आपकी बॉडी भी जाए, विच इज एसेंशियली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ बैट्समैन, कि गेट एज क्लोज टू द बॉल एज पॉसिबल। तभी आप जो है बॉल को इन लाइन आकर खेल सकते हो। दूर से खेलोगे तो एज लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। थोड़ी ये टैक्टिकल चीज़ है, बट दिस इज समथिंग रियली वैल्यूएबल। तो अगर किसी को समझ में ना भी आए ना, तो आई अर्ज कि आप यू कैन फील फ्री टू रीप्ले दिस सेगमेंट एज वेल। बहुत यहाँ पे टैक्टिकल नगेट्स मिलेंगे सबको। तो यूजुअली क्या होता है ना, आपकी बॉडी ट्रेन नहीं होती उस तरीके से, तो आपको क्या होता है, आपकी आंखें फॉलो कर रही होती हैं बट आपके पैर नहीं फॉलो कर रहे होते हैं वहाँ तक। और आपका इसीलिए क्या होता है, आप एक होता है ना झटके वाला रिएक्शन देते हो और आपका बैट दूर से आप चला देते हो, बिकॉज आपने आंखों से रीड कर ली बॉल। और एक रिएक्शन क्या है आपका एज अ बैट्समैन, हाथ में बैट है तो मारो उससे, बट आपके पैर नहीं पहुंच रहे वहाँ तक, विच इज वाई आप बॉल, आपकी बॉडी जो है ना वो बॉल के पीछे नहीं आ पाती इन लाइन, और आप दूर से बैट चलाते हो, हाई चांस कि आप एज लोगे और आप आउट हो गए। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, प्रोफेशनली खेलना शुरू करते हो, तो आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं एसेंशियली। एक लेवल पे आके आपको 140 किलोमीटर्स पर आवर की बॉल के पीछे भी आना आप सीख जाते हो। बट यहाँ पे अगर हम श्रीलंकन बैट्समैन को देखें, जैसे वो चलते चलते शॉट्स खेल रहे थे ना, कि बॉल आपके मुंह के सामने से आउट स्विंग कर रही है और आपने चलते चलते दूर से शॉट मार दिया। वो चलने का मतलब ही यही है कि आपने एक स्ट्राइड में अपना पैर आगे नहीं लेके आ पाया, इसलिए आपको 2-3 बार चल चल के खेलना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत ही एमेच्योरिश टेक्निकल एस्पेक्ट लगा ये श्रीलंकन बैट्समैन का, कि आप
इतना रॉ स्किल सेट कैसे रख सकते हो? वाई इज दिस नॉट पॉलिश इनफ इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री ऑन द इंटरनेशनल स्टेज? ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी एंड लाइक मे बी दिस इज एन अनपॉपुलर ओपिनियन बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को देखा नहीं इस चीज़ के बारे में बात करते हुए, बट बिकॉज आई हैव बीन देयर, अब मैं समझता हूँ वो चीज़ कहाँ से आ रही है. आई एक्सपेक्ट एन इंटरनेशनल क्रिकेटर टू ओवरकम दैट. ओके, वो मुझे नहीं दिखा इसमें. मे बी इट वॉज जस्ट द फैक्ट कि ये लोग 145 किक्स पे सिराज और बुमराह उस लेवल का स्विंग करा रहे थे, विच इज ऑफ कोर्स नॉट ईजी भाई. तो थोड़ी बहुत तो क्लास दिख जाती है बैट्समैन की किस लेवल का है. और यहाँ पे ना रोहित शर्मा का, अगर तुम्हें याद हो जो पाकिस्तान से मैच हुआ था, उसमें रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में जब गिल जो है वो अग्रेसिव शॉट्स खेल रहा था, हाँ. दूसरे एंड से रोहित शर्मा टिका हुआ था किसी तरीके से वो. अब पहले के 10 ओवर में आई थिंक 30 बॉल्स पे सिर्फ 18 रन थे उसके, और वो नसीम शाह उसको बॉलिंग कर रहा था और वो बीट हो जा रहा था बार बार. राइट. पता है अब यहाँ पे दिस शोज द क्लास ऑफ रोहित शर्मा. ये जब हम कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे ना बात को, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, मतलब फील फ्री टू आस्क मी अगेन. रोहित शर्मा वहाँ पे बीट हो रहा था, बट दैट वाज बेटर देन व्हाट श्रीलंकन बैट्समैन डिड टुडे, आज जो इन लोगों ने मैच में करा. व्हाई सो? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ताकि अपना टाइम ले सके पूरा पिच पे रह के, एंड प्रॉब्ली बेटर जज कर सके बॉल कैसी आ रही है, कैसे एक्ट कर रही है पिच पे. इंस्टेड अगर हम लोग श्रीलंकन बैट्समैन की बात करें तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही घुमाना स्टार्ट कर दिया. एंड इसमें एक बहुत की ऑब्जर्वेशन ये है ओके, कि श्रीलंकन बैट्समैन ना रिएक्शनरी बहुत थे. हाँ. रोहित शर्मा को पता है कोई बॉल अनप्लेबल है या फिर उस बॉल तक मैं पहुंच नहीं पाया, मेरे पैर पहुंच नहीं पाए. ही वॉज हम्बल इनफ टू लीव दैट बॉल एंड ही वॉज हैप्पी कि मैं बीट हो गया इस बॉल पे, बॉलर ने मुझे बीट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आउट नहीं हो रहा. ये ना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, टेम्परमेंट दिखाता है. आई थिंक स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि जितनी मैचेस खेले हैं मैंने उसमें भी यही होता है कि भाई इट्स ऑल अबाउट पेशेंस. भाई क्रिकेट का गेम तो जेन्युइनली इट्स ऑल अबाउट पेशेंस. ओडीआईज में तो मोर सो यार, बस 50 ओवर है एज एन ओपनर, 50 ओवर आपके पास खेलने के लिए, इट्स नो जोक. तो आई थिंक मैं वही बात कहूँगा यहाँ पे ना, जब हम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं हमें समझ में आता है कि रोहित शर्मा की अगर हम लोग वो वाला एग्जाम्पल लें, इट इज़ सो मच बेटर टू एक्सेप्ट डिफीट इन दैट डिलीवरी कि हाँ बॉलर ने इतनी अच्छी बॉल डाल दी कि मैं बीट हो गया भाई, कोई बात नहीं, मैं बैट लगा ही नहीं पाया, पर मैं चलता हुआ दूर से शॉट नहीं मारूंगा, बैट फेंकूंगा नहीं उसके ऊपर, मैं वेट करूंगा बिकॉज नई बॉल अभी पुरानी हो जाएगी 10 ओवर के बाद और फिर मैं ही रह जाऊँ. श्रीलंकन बैट्समैन बहुत रिएक्शनरी थे, बॉल दिख रही है, पैर पहुंच रही है, दूर से बैट चला दिया. यहाँ पे ना वो टेम्परामेंटल क्लास दिख जाता है बिटवीन अ लेजेंडरी बैट्समैन एंड समबडी हु इज स्टार्टिंग फ्रेश. ओके, तो जो तुम कह रहे हो ना यंग टीम है, प्रॉब्ली यहाँ पे वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस दिख गया हमें फॉर श्योर, बट देन अगेन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू प्ले ऑन द इंटरनेशनल लेवल. तो ये तो बात है टेक्निकल साइड की हो गई, और इसी के चलते भाई सिराज ने जो वो 4 विकेट लिए अपनी सेकंड ओवर में, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? उस टाइम पे तो ऐसा सीन हो गया था, स्पेशली उस ओवर के बाद, क्योंकि पहली बात तो वो ओवर ही इतना गजब गया था, एक ओवर में उसने 4 विकेट ले लिया. तो उसके बाद से तो ऐसा था कि हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी हम लोग यही कर रहे थे कि इस ओवर में विकेट आ तो रहा है, कब आ रहा है ये जानना. एग्जैक्टली. तो आई थिंक जब भी कोई टीम इस स्टेज पे पहुंच जाती है कि हर लिटरली 2-3 बॉल में आपको लग रहा है कि एक ना एक विकेट आ जाएगा, और जब कोई ओवर में विकेट ही नहीं आया तो हम कह रहे हैं भाई क्या डाउनफॉल है. एग्जैक्टली. तो फिर वो पता चलता है किस लेवल पे डोमिनेट कर रही है. और मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं तो स्टैटिस्टिकली नोट कर रहा था जैसे जैसे मैच चल रहा था, 4 ओवर में 12 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे. आधे जो है विकेट आधी साइड खत्म हो चुकी थी तब तक श्रीलंका की, बट थोड़ा बहुत टिके वो लोग, और 10 ओवर तक आते आते उन्होंने 31 रन बना दिए थे और 6 विकेट गिर चुके थे. अब यूजुअली ना अगर हम लोग इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो क्या होता है कि पहले के जो 10 ओवर है उसमें 5 ओवर बुमराह डालता है और 5 ओवर जो है वो सिराज या फिर अगर शामी खेल रहा तो वो डालता है. उसके बाद जो है 2 नए बॉलर आते हैं, विच इज हार्दिक पांड्या एंड शार्दुल ठाकुर या फिर कुलदीप यादव, डिपेंडिंग ऑन अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर में से कौन खेल रहा है उस मैच में. यहाँ पे आई वुड क्रेडिट रोहित शर्मा कैप्टनसी. ओके, जब उसको दिख रहा है कि 6 विकेट गिर चुके हैं, हमें गेम यहाँ से लूज नहीं होने देना, डिफेंसिव नहीं होना, उस बंदे ने सिराज से कंटिन्यू कराए ओवर्स. यूजुअली एक पेसर के लिए 5 ओवर लगातार डालना, उसके बाद उसको ब्रेक चाहिए होता है. कई बार ऐसा होता है भाई, आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बेसिकली, बट उसने ट्रस्ट किया सिराज को कि इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, रिदम अच्छी चल रही है, तो वाई नॉट कंटिन्यू हिम फ्रॉम द अदर एंड. अब बुमराह की जगह में नए बॉलर्स लेके आ जाता हूँ. अब वहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कंटिन्यूइंग विद सिराज, बिकॉज ये तो शायद एक नॉर्मल कैप्टन भी इतना सेंस बना सकता है. द फैक्ट दैट 10 ओवर होने के बाद भी, विच इज की पावर प्ले खत्म हो चुका है, आप 2 फील्डर्स से ज़्यादा बाहर रख सकते हो सर्कल के, उसके बाद भी आपने 4 स्टेप रखे हुए थे. सुपर अटैकिंग अप्रोच जो होता है ना कि जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे आपने मतलब शूट एट साइड किल कर दिया एकदम ही, उसको दोबारा राइज अप नहीं होने दिया. वो मुझे बहुत कमेंडेबल लगा रोहित शर्मा के बारे में आज. सो हाउ वुड यू रेट रोहित शर्मा's कैप्टेंसी टुडे? आई थिंक ईदर वे, चाहे ये चीज़ पॉइंट ले ले हम लोग, या फिर इवन वो पॉइंट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि उसने
जज करा कि बैट्समैन कैसे यूजुअली आउट हो रहा है, उसके हिसाब से अपनी फील्ड पोजीशन भी चेंज करी. आई थिंक फील्ड पोजीशन भी रोहित शर्मा की इस मैच में वाज ऑन पॉइंट, जब उसने 4 स्लिप लगा दी थी वहाँ पे. तो मतलब बेसिकली उसे पता था कि कहाँ पे कैचेस आने अल्टीमेटली, और वहीं पे कैचेस आ रहे थे. तो इधर वे आई थिंक कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी नॉट जस्ट इन दिस मैच बट ओवरऑल कैप्टनसी थ्रू आउट द एशिया कप हैज बीन वेरी गुड. हाँ मतलब दैट वाज वेरी गुड फॉर श्योर. इनफैक्ट जो हम एक मैच की बात करें विच वाज बांग्लादेश, उसमें भी उसके पास ए टीम नहीं थी, सो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था. बट हाँ यार, एक हार तो माफ होनी चाहिए. चलता है भाई, एटलीस्ट अगर तुम, इनफैक्ट मैंने पता है कहीं ये पढ़ा है, एंड दिस इज सो वियर्ड एज एन इंडियन फैन, हम लोग 5 साल के बाद एक कलेक्टिव ट्रॉफी जीते हैं. मतलब कलेक्टिव ट्रॉफी इन द सेंस कि जहाँ पे मोर देन वन नेशन बेसिकली खेल रहा, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट जो होता है, जैसे कि एशिया कप या फिर कोई ऐसी ट्रॉफी 5 साल के बाद हम लोग पहली बार जीते हैं कोई. तो इज इट अ गुड साइन फॉर अस? आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले जीतना स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट था. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कि एक ट्रॉफी मिल गई हमें, बट कि यार अगर एशिया की चैंपियन नहीं है तो वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनेंगे, वो कहीं ना कहीं दिमाग में तो बात आती होगी अगर अल्टीमेटली हार जाते हैं. राइट. हमने कितनी सारी लाइव स्ट्रीम्स में बिफोर दिस एशिया कप हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमें वर्ल्ड कप का थोड़ा सपने भी देखने हैं ना, तो हमें ये तो किल करना ही करना है. एशिया कप शुड नॉट बी लेफ्ट अवे. सो आई एम हैप्पी कि हमने एक पॉजिटिव स्टेप जरूर लिया है. और यहाँ पे अगर मैं सिराज की बात करूँ, विच वॉज मतलब एक अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. हाँ, ही वाज द मैन ऑफ द मैच डिजर्वेडली. कुछ स्टैट्स की बात करते हैं उसके बारे में, बिकॉज काफी रिकॉर्ड तोड़े हैं आज सिराज ने. फर्स्टली भाई, किसी भी इंडियन के लिए बेस्ट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया कप. इससे बेटर बॉलिंग परफॉर्मेंस किसी मैच में किसी भी इंडियन बॉलर ने नहीं दी है. तो यहाँ पे भाई शॉर्ट आउट टू सिराज फॉर श्योर. अगर हम लोग एशिया कप की पूरी हिस्ट्री की बात करें, सारी कंट्रीज की बात कर लें, तो भी सेकंड नंबर पे आता है. एंड एक और विकेट ले लेता तो फर्स्ट नंबर पे आता है. और यहाँ पे भी पीछे वो अजंता मेंडिस के रह गया, जिसने लिए 6 विकेट थे लेकिन 16 रन दिए थे. रन कम दिए थे सिराज से बेसिकली. और वो इंटरेस्टिंगली वो मैच इंडिया के अगेंस्ट था, वो भी एक एशिया का फाइनल में ही हुआ था और 2008 की बात थी. ओके. तो काइंड ऑफ एक 15 साल के बाद एक हिस्ट्री ने कम बैक करा है. रोल्स जो है वो चेंज हो चुके थे बिल्कुल ही. सो ओवरऑल भी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही है सिराज की फॉर श्योर. ऑल्सो ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में अब उसका जॉइंट क्विकेस्ट फास्टेस्ट, मतलब जॉइंट क्विकेस्ट और फास्टेस्ट बोल जाने, फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल, फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज अलॉन्ग विद सम अदर पीपल. 16 डिलीवरीज लगी उसको, 16 बॉल फेंकी उसने. क्रेजी चीज है भैया. 16 बॉल में उससे 5 विकेट ले लिए. मतलब ऑलमोस्ट एवरी थर्ड बॉल पर तुम विकेट ले रहे हो. राइट. क्रेजी फीट भाई. आई थिंक ये भी टॉप करना बहुत मुश्किल होने वाला है. एंड सेकेंडली एंड लास्टली, इनफैक्ट ही इज द फर्स्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न जिसने एक ओवर में 4 विकेट लिए हों. आज तक किसी ने 4 विकेट नहीं लिए थे. तो ये भी एक रिकॉर्ड बनाया है सिराज ने. राइट. एंड वही यार, 1 सेकेंड गोज ऑन. पता है हम लोग श्रीलंका को ना किसी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते यहाँ पे. आई थिंक हम सब ने ये चीज अग्री करी थी कि पाकिस्तान वुड हैव पोटेंशियली बीन एन ईजियर टारगेट एग्जैक्टली टू किल इन द फाइनल्स. आई नो अब इन हाइंडसाइट ये बात शायद उतनी अच्छी ना लग रही हो बिकॉज श्रीलंका ने कोई भी फाइट नहीं दी. बट ट्रस्ट मी, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे सिराज वाज ऑन फायर. मतलब आई नो मैंने टैक्टिकली पूरा ब्रेक डाउन करा है अभी, बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज जब होता है ना कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा होता आपके लिए. श्रीलंका के लिए वो दिन था. ये तो ड्यू फील कि सिराज कहीं ना कहीं जब से बुमराह वापस आ गया है तब से कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अंडरमाइन किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को. लाइक काइंड ऑफ गेट शैडोड. यार आई थिंक अभी एशिया कप के पिछले 2-3 मैचेस से उसको इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही थी बिकॉज कुलदीप यादव भी बहुत मतलब 4-5 विकेट ले रहा था. अल्टीमेटली मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी कुलदीप यादव. एग्जैक्टली. उनके बारे में भाई डिटेल में बात करेंगे अभी. तो वो वही ना कि थोड़ी पिचेस भी वैसी नहीं थी कि एकदम पेसर्स को सपोर्ट करे. हमने देखा कैसे हर मैच स्पिनर्स का रोल बहुत क्रूशियल आ ही रहा था. बट विकेट ना भी लियो ना उतने, लेकिन इससे पहले हर मैच में इकोनॉमिकल था और थ्रेटनिंग लगा था यार. मुझे तो पर्सनली लगा था. And I never have had any doubts regarding Siraj starting the World Cup. हाँ, definitely. So, I'm very happy कि उससे अगर थोड़े बहुत critics थे भी इस point पे, सबको silence कर दिया. One more question. एक तो जैसे अभी हमने बात करी कि इंडिया के जो बॉलर्स थे उनको बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब मुनाफा हुआ बेसिकली. काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए. Why do you think कि वो सेम चीज़ श्रीलंका रेप्लिकेट नहीं कर पाए अपनी बॉलिंग के साथ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इन प्रिंसिपल तुम देखो एक इनिंग्स जो है 50 ओवर की होती है और श्रीलंका ने 15 ओवर खेले थे. तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली इनिंग के बचे हुए 35 ओवर्स भी थे और कायदे से फर्स्ट इनिंग्स ही चल रही है बिकॉज इंडिया ने आई थिंक 6 ओवर ही खेले शायद 6-7 ओवर. तो 20-22 ओवर में पूरी इनिंग्स खत्म हो गई, पूरा मैच खत्म हो गया. सॉरी, विच इज नॉट इवन हाफ ऑफ वन इनिंग्स. 25 ओवर्स होता है. पॉइंट ये होता है ना यार कि जब आपको पता है कि सिर्फ 50 रन चाहिए जीतने के लिए तो आपका इंटेंट भी दूसरा होता है खेलने का. एंड
टू बी वेरी ऑनेस्ट श्रीलंका के पेसर्स में वो क्वालिटी नहीं है जो कि इंडियन पेसर्स में है, विद ऑल डू रिस्पेक्ट। श्रीलंका एक स्पिन डोमिनेंट साइड रही है बहुत टाइम से, और दे नो हाउ टू एक्सप्लॉइट देयर होम कंडीशंस एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न। पेसर्स की क्वालिटी में कोई मैच अभी नहीं है यार, थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी है। और भाई मतलब अभी हम बुमराह के बारे में बात करेंगे डिटेल में एज वी विल रिव्यू द एशिया कप कैंपेन फॉर इंडिया, बट वही बात है यार, वो तुम्हें खुद भी लग रहा होगा स्किल सेट में बहुत बड़ा डिफरेंस तो था। एंड सेकेंडली एज आई सेड, जब एज अ बैट्समैन तुम्हें पता है कि तुम पहले बैटिंग कर रहे हो और तुम्हें पूरे 50 ओवर खेलने हैं, वर्सेस तुम्हें पता है कि तुम सेकंड बैटिंग कर रहे हो और सिर्फ 50 रन चाहिए जीतने के लिए, तो तुम थोड़ा मार के खेलोगे, फ्री होके खेलोगे, तो वो माइंडसेट से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। आप एक अच्छी बॉल पे भी हो सकता है बैट दूर से फेंक दो और वो चौका हो जाए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसे ही पहले बैटिंग कर रहे हो और आप थोड़ा सा टेंटेटिव हो, नर्वस हो, तो आप एज भी कर सकते हो उस बॉल को। तो माहौल का, आपका माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ जाता है। ये ना कुछ इनटैंजिबल चीजें होती हैं। इनटैंजिबल का मतलब बेसिकली फॉर द लिसनर्स जिनको नहीं पता, कि ऐसी चीजें जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। कॉमर्स से पढ़ते हैं हम लोग टैंजिबल और इनटैंजिबल चीजें, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, राइट। तो टैंजिबल चीज वो होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, बेसिकली देख सकते हो। इनटैंजिबल चीजें वो होती है जिनको आप मेजर, उनका आप इम्पैक्ट कभी ना क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट। और ये माइंडसेट एक वही चीज है। आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या माइंडसेट वहां पे रहा होगा किसी का और उससे कितना फर्क पड़ा होगा उसकी बैटिंग में, बट फर्क बहुत पड़ता है। तो ये वो इनटैंजिबल चीज थी जहां पे श्रीलंका मात खा गई फॉर श्योर। और फिर अगर हम लोग इंडिया की बैटिंग की बात करें फॉर्मेलिटी के लिए, है ही क्या भाई, रोहित शर्मा ने भाई आई थिंक मैच्योर डिसीजन लिया काफी एज अ कैप्टन। एक वो थोड़ी एल्डरली वाइब्स आने लग गई हैं कि भाई जाओ तुम बच्चों मजे लो अपने। इज दैट एल्डरली वाइब है या फिर कि थोड़ा सुस्ताना था? पता नहीं भाई, ये तो तुम उसकी पर्सनैलिटी में जा रहे हो फालतू का। बट नहीं भाई, आई थिंक सही था। मुझे लगता है कि बिकॉज ईशान किशन नीड्स टाइम ऑन द पिच मोर देन रोहित शर्मा, ये तो फैक्ट है यार। जितना एंड यू नो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। ये अभी वाला वर्ल्ड कप हटा दो, इसमें तो हमें पता है रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाला है। इन फ्यूचर जब इंडिया विल मूव पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, जब ये सब रिटायर हो चुके होंगे, ऑफ कोर्स शुभमन गिल विल बी देयर, ओपनिंग कर रहा होगा वो ओडीआईज में। डू यू थिंक ईशान किशन विल बी एन ओपनर या फिर यशस्वी जायसवाल बनेगा? आई थिंक एज ऑफ नाउ जो देखने में लग रहा है उसके हिसाब से शायद यशस्वी जायसवाल हो, क्योंकि जब भी उसे फैक्ट है कि कैसे आप ईशान किशन को मना करोगे? जब भी वो ओपनिंग करता है रन तो मनाता है भाई, वो सही बात है। बट आई थिंक जो अप्रोच देखी अभी तक बीसीसीआई के हिसाब से वो यही है कि जब भी यशस्वी जायसवाल को खिलाया, ही हैज स्टार्टेड एज एन ओपनर एंड ईशान किशन को इधर उधर कर रखा है, कभी नीचे खिला रहे कभी ऊपर खिला रहे। क्या पता वर्ल्ड कप में इफ ही परफॉर्म्स अच्छा परफॉर्म करता है लोअर डाउन दी ऑर्डर, तो क्या पता उसका खुद भी थोड़ा इंटेंट चेंज हो जाए और शायद करियर शिफ्टिंग एक सॉर्ट ऑफ ये वर्ल्ड कप हो उसका। हाँ नहीं, ऑल्सो व्हाट इफ ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं और गिल वन डाउन आ रहा है व्हेन कोहली रिटायर्स? क्या पता, सही में हो सकता है। बट दोनों लेफ्टी बैट्समैन बहुत थोड़ा अभी तक हम सोच रहे थे कि कोई लेफ्टी बैट्समैन नहीं आ रहा, अब दोनों ही लेफ्टी हो जाएंगे। मे बी ईशान किशन एट वन डाउन, भाई वी आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन, बट लेट्स सी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग डिलेमा जिसको हम लोग पॉसिबली वर्ल्ड कप के बाद एड्रेस करेंगे। बट ओवरऑल अ वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम गिल एंड ईशान किशन एज वेल। आई थिंक आके एक बात होती है ना कि आपको 50 रन चाहिए जीतने के लिए, आप 10 ओवर में पूरे बैटिंग करो, 5 रन पर ओवर की इकोनॉमी से आप आराम से चेस कर लोगे। बट टू चेज इट इन सच कॉन्फिडेंट मैनर, 6-6.5 ओवर में आपने पूरा चेस कर दिया, राइट। ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर की रन रेट से आप खेल रहे हो, एंड कहीं एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आउट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, एकदम कॉन्फिडेंट शॉट्स मारे, बॉल के पीछे आके एकदम रेप्लिकेट करा हर शॉट को। आई थिंक वो बहुत इंप्रेसिव शो था एंड अ वेरी पॉजिटिव फीड टुवर्ड्स यू नो द वर्ल्ड कप, द मार्च टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। बहुत एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो दैट वाज वेरी नाइस टू सी। आई होप कि ईशान किशन को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो इससे दोबारा, इन केस थोड़ा सा बीच में कम हो रहा हो तो। बट हाँ, यहाँ इस मैच तो और कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। आई थिंक जितना टैक्टिकली ब्रेक डाउन कर सकते थे सब कर लिया हमने। यहाँ से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द एशिया कप कैंपेन इंडिया का। थोड़े से जल्दी से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकालते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा एशिया कप था जहाँ पे हमने बारिश का सामना करा है, जिसके चलते हुए हमने कुछ मैचेस कंप्लीट ना होते हुए देखे। कुछ ऐसे मैचेस थे जैसे कि फाइनल जो था अभी हमने देखा, जैसे कि नेपाल का मैच था जहाँ पे पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं, अल्टीमेटली जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। तो जो गिने चुने मैचेस हमने देखे हैं जहाँ पे पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट था, हाउ वुड यू रेट इंडियाज कैंपेन? आई थिंक एक्चुअली में अगर इस कैंपेन को एज एन ओवरऑल रेटिंग दी जाएगी ABC में से, तो आई थिंक मैं यही दूंगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा कुछ हुआ है कि हमें पॉजिटिव ज़्यादा देखने को मिले नेगेटिव से। अगर पॉजिटिव्स की बात करें, आई थिंक 1 by 1 चलते हैं धीरे धीरे करके।
सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करते हैं. हमने रोहित शर्मा को देखा, गिल को देखा एंड विराट कोहली ऑब्वियसली. आई थिंक तीनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं इस टाइम पे. इवन रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. रोहित शर्मा के लिए तो हमने देखो लास्ट या फिर लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में पूरा एकदम क्लैरिफाई कर दिया था. इनफैक्ट हमने एक रील भी निकाली थी इंस्टाग्राम पे. आई वुड हाईली इनकरेज जितने भी लोग हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करो. एग्जैक्टली. वहां पे भी हमने एक पूरी एक रील में पूरा स्टैटिस्टिकली ब्रेक डाउन कर दिया था कि कैसे रोहित शर्मा इन ODIs इन दिस ईयर कितना अच्छा रहा है. 50 से ऊपर की एवरेज है. राइट. सो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. एग्जैक्टली. रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया. बीच में गिल का हमें थोड़ा सा वो आ रहा था ना, अहमदाबाद मर्चेंट वाली जो भी चीज़ें आ रही थी. वेस्ट इंडीज़ में भी उसने सिर्फ एक ही मैच में परफॉर्म करा था. एंड उसके बाद यहाँ पे आते हुए थोड़ा सॉर्ट ऑफ डाउट्स हो रहे थे कि व्हाई इज ही नॉट एबल टू परफॉर्म आईपीएल के बाद. फर्स्ट गेम जो पाकिस्तान के एग्जैक्टली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो गेम था. बट उसके बाद से ही हैज आल्सो पिक्ड अप. जिनको नहीं पता, एशिया कप का टॉप स्कोरर शुभमन गिल. वही तो बात है. कुछ भी बात अल्टीमेटली शुभमन गिल आ ही जाता है भाई. तो शुभमन गिल टॉप स्कोरर था एशिया कप का. तो आई थिंक ही हैज परफॉर्म आल्सो वेरी वेल. व्हाई विराट कोहली टॉप 5 में नहीं था, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसने इतने ज्यादा मैच खेले ही नहीं है भाई. पहली बात मतलब पता है, आई थिंक हार्डली शायद 2 या 3 मैचेस खेले और उसकी बैटिंग आई है जिसमें, और परफॉर्म भी करा उसने सारे मैचेस में. एक सेंचुरी मार दिया. एंड उससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? 3 मैचेस में एक सेंचुरी मिल गई है. आई थिंक सिर्फ KL राहुल और शुभमन गिल नहीं और सेंचुरी मारी है, और किसी ने नहीं मारी सेंचुरी. सो आई थिंक क्रेडिट वेयर इज ड्यू भाई. विराट कोहली ने भी प्रॉमिस दिखाया है अपना श्योर. मतलब ये है कि हाँ, एक मैच में थोड़ा सा रैश शॉट पे आउट हो गया कभी, बट जब व्हेन इट ट्रूली मैटर्स, जब बिग ओकेजन आती है ना, तो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन विराट कोहली. उसने ये फिर से बात प्रूव कर दी जिनको भी डाउट हो रहा था. तो आई विल ऑल्सो से कि विराट कोहली हैड अ वेरी गुड कैंपेन. जब मैटर करता था उसने परफॉर्म करके दिया. नेपाल के अगेंस्ट बैटिंग नहीं आई, फाइनल में बैटिंग नहीं आई, बांग्लादेश के अगेंस्ट रेस्ट कर दिया. तो ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज थी नहीं यार खेलने के लिए. सो इन द लिमिटेड गेम टाइम दैट ही गॉट, आई थिंक ही वाज रियली गुड. ओके. सो टॉप ऑर्डर जो है हमारा, वो डिसाइडेड है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा. दैट वाज अ मेजर पॉजिटिव फॉर अस. एग्जैक्टली. नाउ मिडिल ऑर्डर पे आते हैं, जहां पे हमारी गोइंग इनटू दिस एशिया कप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी मिडिल ऑर्डर में थी कि हमारा नंबर 4 का बैट्समैन कौन होने वाला, नंबर 5 पे कौन होने वाला. एग्जैक्टली. क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था इसको लेके. सबसे पहले हमने श्रेयस अय्यर को ट्राई किया. आई थिंक एक जो नेगेटिव हो सकता है एशिया कप में, वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एशिया कप कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर जो है वो इंजर हो चुके हैं. वी डोंट नो वर्ल्ड कप में आएंगे नहीं आएंगे. राइट. एंड आई थिंक सारे लिस्टनर्स भी शायद इस चीज से एग्री करेंगे कि शायद टीम में नहीं आने चाहिए वो. मतलब वर्ल्ड कप में तो आएगा ऑफ कोर्स, बट वुड यू से कि फर्स्ट 11 में आ जाएगा? नहीं, फर्स्ट 11 में, स्क्वाड में. हाँ राइट, स्क्वाड में तो ऑफ कोर्स आएगा, बट 11 में आई डोंट थिंक अब जगह बनती है इस वक्त. एंड इट काइंड ऑफ ऑल्सो वॉज क्लियर बाय द सिलेक्शन इन द फाइनल्स कि अभी स्टिक करने वाले इस कॉम्बिनेशन में. सो फॉर श्योर अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, एक नेगेटिव जो है वो श्रेयस अय्यर का होगा यहाँ पे. बट जो मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुद्दे वाले जो बात थी ना, जो मेजर पॉइंट था, वो हमें उसका आंसर मिल गया. और वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है मेरे लिए इस टूर्नामेंट से. जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वो ये है, हमें अपना नंबर 4 और नंबर 5 बैट्समैन, अब हमें क्लैरिटी आ गई है कि हमें किसको खिलाना है. परफॉर्मेंस आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है. अभी जितना देखने को मिला है, प्रॉमिस जरूर दिखा हमें. राइट. बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अब हम क्लियर हैं हमें किसको खिलाना है. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए. वो पहला स्टेप सबसे, मतलब दैट्स हाफ द जॉब डन. राइट. तो KL राहुल एंड ईशान किशन नाउ होपफुली चोजन एज आवर नंबर 4 एंड नंबर 5 बैट्समैन रिस्पेक्टिवली. अब हम लोग उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं. होपफुली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आएगी अभी, उसमें हमें थोड़ा और प्रॉमिस देखने को मिलेगा. राइट. बट ये मिडिल ऑर्डर का जो इशू था ना, ये फिक्स हो गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा पॉसिबली जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, नॉट जस्ट दिस ईयर, इन द लास्ट 10 years आई वुड से, जब से युवराज सिंह गया है, सबसे बड़ा इशू ये रहा है. एटलीस्ट हमें पता है हमें किसे खिलाना है. अब वो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे वो हमें वर्ल्ड कप में दिख जाएगा, बट एटलीस्ट हमें पहले स्टेप पे क्लैरिटी आ गई है, विच इज वेरी गुड. राइट. As far as Hardik Pandya and Jadeja are concerned in the middle order, I think Hardik Pandya ने भी बहुत प्रॉमिस दिखाया है यहाँ पे. बॉलिंग के साथ तो मैं आई थिंक कोई भी डाउट नहीं करेगा इस बात पे. इस फाइनल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है. अल्टीमेटली जब मैटर करता है उसने विकेट लेके दिया और बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करी है. तो ह्यूज शॉट आउट टू हार्दिक पांड्या एज वेल. बैटिंग में भी जब जरूरत थी उसने परफॉर्म करके दिया, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो रिस्पॉन्सिबली खेल के दिखाया है. राइट. तो आई होप कि यही फॉर्म कंटिन्यू रहेगा हार्दिक पांड्या के लिए. नॉट मच वर्ड्स टू से अबाउट हिम. ओवरऑल वेरी हैप्पी विद हिम. जडेजा वुड बी अनदर नेगेटिव पॉइंट. एंड नेगेटिव मतलब यार आई वुड से ये ना, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्योंकि एकदम ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, इसलिए हम लोग उससे कैटेगराइज ऐसे कर रहे हैं. बट अ बेटर वे वुड बी टू से पॉजिटिव्स एंड कंसर्न्स. तो कंसर्न वाले एरिया में प्रॉब्ली जडेजा का फॉर्म आएगा थोड़ा सा. ओके. क्योंकि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप यू वांट हिम टू बी पीकिंग एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम.
बट थोड़ा सा मुझे लगता है विद द बैट एंड विद द बॉल थोड़ा सा दोनों में सब बहुत कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है थोड़ा सा कुलदीप यादव के शैडो में इन द बॉलिंग, बैटिंग में थोड़े ज्यादा मौके मिले नहीं, जब मिले तो थोड़ा अनलकी भी था कि पिचेस काफी टफ थी, बट वही ना एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते इतने ज्यादा। सो आई थिंक वो थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा, बट आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैटर करता है ना तब जडेजा परफॉर्म करके देगा। ये आई थिंक ओवर टाइम उसकी रेपुटेशन डेवलप भी ऐसे हुई है। इवन इसी साल को ले रहे तो हमने आईपीएल फाइनल में भी यही चीज़ देखी थी। पूरे साल क्या कह रहा हूँ, पूरे आईपीएल में सारे फैंस जो थे उसके पीछे पड़े हुए थे और फिर अल्टीमेटली जिताया उसने। धोनी की आर्मी मतलब रुला ही दिया, सब पीछे पड़े थे पर अल्टीमेटली जिताया उसी बंदे ने। तो जडेजा से मेरे को वही बात है कि अल्टीमेटली जब मैटर करेगा तो ही विल परफॉर्म, एंड अल्टीमेटली हमें वही चाहिए यार। मतलब मैं तो वो परफॉर्म करने वाला ही बंदा चाहिए। एग्जैक्टली मैं तो वही कहूंगा 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ले लो, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, जैसे उसने परफॉर्म करके दिया है भाई, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। नहीं 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक आई सेड द रॉन्ग पार्ट बिकॉज़ उसने मतलब उसने भी अच्छा खेला था, बस हार्दिक पांड्या कुछ ज्यादा अच्छा खेला था। राइट और थोड़ा सा उसको रन आउट करवाया था बेचारे को, तो वो भी क्या गुस्से में क्या था भाई पांड्या उस टाइम पे। पर ठीक है भाई वो तो पुरानी बात है, बट यू विल गेट माय पॉइंट कि जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करता है हमेशा। सो आई एम होपिंग कि वही चीज कंटिन्यू करेगा वो। एज फार एज आवर बॉलिंग लाइनअप इज कंसर्न, यहाँ पे जो नंबर 6 स्पॉट वाला इशू था, आई थिंक सेकंड मेजर पॉजिटिव यहाँ पे भी हमें क्लैरिटी मिल गई है कि हमारा गेम प्लान क्या होने वाला है। आई नो काफ़ी लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि शामी को खिलाना चाहिए अलॉन्ग साइड बुमराह एंड अपना मोहम्मद सिराज, ताकि 5 प्रॉपर बॉलर्स हो। मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा डिफरेंट रहा है और मैं वही उसको बैक करूंगा, एंड आई थिंक इसके एशिया कप में हमें दिखा भी है कि वो ज़रूरी है वो चीज़। नंबर 6 कह रहा हूँ, 6 डाउन पे बेसिकली नंबर 8 एक ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस जो होती है, बांग्लादेश वाले मैच में मुझे लगा हमें बहुत क्लियरली दिखी थी। बाकी मैचेस में भी जब ज़रूरत पड़ी है हमें नीचे लो डाउन दी ऑर्डर दिखाने का, स्पेशली इन द श्रीलंका गेम जो पहला वाला हुआ था, अक्षर पटेल ने जो इनिंग्स खेली थी वहाँ पे 27-28 रन मारे थे एग्जैक्टली, बहुत क्रूशियल था वो, एंड एट अ क्विक रेट, बहुत धीरे नहीं खेला था उसने। एंड शार्दुल ठाकुर ने दिखा दिया भाई, जितना भी क्वेश्चन कर लो, बॉलिंग में जो उसका है ना, जो रॉब है ना उसका, जो वो लकी आर्म गोल्डन आर्म कहते हो तुम, आई थिंक वही बात हमने पहले भी कहा था, थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होता है ये मेरे लिए तो, कि हम लोग बार बार उसको गोल्डन आर्म कह के डिसरिगार्ड कर दें। भाई पिछले 4 साल से वो परफॉर्म कर रहा है और ओडीआईज में इंडिया का अपना तो हाईएस्ट विकेट टेकर्स रहा है, राइट। वंस अगेन प्रूविंग हिज वर्थ विद द बॉल। आई थिंक बैटिंग में थोड़ा और इंप्रूव कर सकता है वो विद टाइम, होपफुली जब मैटर करेगा। ही इज ऑल्सो दैट गाय, जब मैटर करता है तब वो बैटिंग अच्छी करता है, राइट। सो वो मुझे लगता है कि तुम शामी को लो चाहे शार्दुल ठाकुर को लो, पर्पस तुम्हारी है कि तुम विकेट लो। तो शार्दुल ठाकुर अगर विकेट ले रहा है, जो कि शामी भी ले सकता है, बट अगर शार्दुल ठाकुर बैटिंग में ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है तो व्हाई नॉट हैव शार्दुल ठाकुर, ऑब्वियसली। सो मैं तो अग्री करता हूँ उस चीज से। आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। और जो बॉलिंग की बात करें, जो बचे 3 बॉलर्स हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव exactly. है। आई थिंक यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बुमराह एंड सिराज एंड कुलदीप यादव, जिस तरीके से इन तीनों ने स्टैंड अप करा है, हाउ वुड यू से अबाउट दैट परफॉर्मेंस? आई थिंक बॉलिंग में सबसे पहली बात तो जब बुमराह को हमने एशिया कप में स्क्वाड में लिया था, टीम फर्स्ट सेवन में ऑब्वियसली सबको पता था कि आने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि इतने ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो बंदा वापस खेलने आ रहा है, विल ही बी एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल? बट जिस तरीके से वो फिट इन हुआ है टीम में, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो 1 साल से बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है हमारा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले वी डिड नीड अ बॉलर लाइक बुमराह। भाई एक्स फैक्टर हो सकता है, एक्स फैक्टर है। एंड सिराज ऑल्सो इज इन ग्रेट फॉर्म। आई थिंक उसको भी एट दिस वेरी मोमेंट आई डोंट थिंक कि उसको भी बुमराह से कहीं भी नीचे रखा जा सकता है। सिराज इज राइट अप देयर। एंड कुलदीप यादव तो भाई मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। 9 विकेट आई थिंक उन्होंने दो ही मैच में ले लिए थे, 4 विकेट और 5 विकेट एग्जैक्टली। तो ही हैज ऑल्सो प्रूवन कि जितने भी लोग कह रहे थे कि चहल डिजर्व करता था ओवर कुलदीप यादव, आई डू थिंक कि कुलदीप यादव डिजर्व्स अ स्पॉट ओवर चहल। आई थिंक अभी सबसे डिजर्विंग स्पिनर पूरी इंडियन टीम में कुलदीप यादव ही है। एंड वो सारे डाउट्स जो थे वो सब शट कर दिए इफ एनी। आई थिंक अभी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबका सेंटिमेंट टुवर्ड्स कुलदीप यादव बहुत ही पॉजिटिव है फॉर श्योर। तो आई होप कि वो भी चीज़ मेंटेन हो, बिकॉज अगर इस वर्ल्ड कप में कुलदीप यादव ने परफॉर्म करके दिया ना, he could be setting up his career for the rest of his life भाई। यहाँ पे बड़े गेम में परफॉर्म कर दिया, जो ट्रस्ट मिलेगा उसको मैनेजमेंट से, रिगार्डलेस ऑफ इंडिया जीतती है या नहीं जीतती। आई थिंक वो दैट कैन लास्ट फॉर द नेक्स्ट 3, 4, 5 years वेरी इजीली। ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि प्रॉब्ली अब अश्विन को हम नहीं देखेंगे ओडीआईज में, एंड जडेजा भी 35-36 का हो गया। भाई लगता नहीं है उसकी हरकतों से कितना फुर्तीला इंसान है यार। इस मैच में भी तगड़ा कैच पकड़ा। हाँ एग्जैक्टली। So, but the reality is कि सब एज कर रहे हैं। Even चहल is not that young right now. I think 33-34 का हो चुका है वो।
सो कुलदीप यादव हैज दैट पॉजिटिव फॉर हिम फॉर श्योर. बट एक जो और नेगेटिव होने वाला है यहाँ से, वो क्या है भाई? आई थिंक मेरे दिमाग में, मैं अपने से लाने वाला था, बट ठीक है, मेरे दिमाग में जो आया है, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक इट मैटर्स अ लॉट इन ओडीआई फॉर्मेट, बट ये है कि फाइनली वी हैव टू क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ सूर्य कुमार यादव, बिकॉज ही हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन द ओडीआई फॉर्मेट फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम. बहुत चांसेस दे दिए गए हैं, एंड एक टाइम तक लग रहा था वो चीज़ जो रवि शास्त्री ने भी कहा था कि इफ़ ही इज परफॉर्मिंग देन हर फॉर्मेट में उसको ट्राई करो एंड लेवरेज करो उस चीज़ को. आई थिंक हमने भी वो चीज़ कही है, एंड आई थिंक उस टाइम पे कहना वो सही भी था. जब तो उसे चांस ही नहीं मिला था तो किस बेसिस पे हम लोग जजमेंट फॉर्म करते हैं. बट काफ़ी चांस मिला है, एकदम नीचे भी बैटिंग दी गई है उसको. वही जो कह रहा था कि मेरा रोल यही है कि मैं लास्ट की 30-45 बॉल्स खेलूँ और उसमें मारने का ट्राई करूँ. बट अगेंस्ट बांग्लादेश भी जब उसे चांस दिया गया था, ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग दैट वे. मतलब वो तो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन फ्रॉम सूर्य कुमार यादव पर्सनली. And I love Surya Kumar Yadav. I don't mean to criticize him. It's no shame वैसे अगर वो नहीं भी कर पा रहा परफॉर्मेंस चीज में. But वही था, वो he was literally trying to sweep every ball. वो बहुत weird लगा मुझे कि इतना talented batsman जो कि मिस्टर 360 डिग्री है एक तरीके का, जो हर शॉट मार सकता है, वो सिर्फ स्वीप क्यों ट्राई कर रहा है और उसी पर अल्टीमेटली आउट भी हुआ था. Right. That's a very good point to raise, I think, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और नेगेटिव था या कंसर्न था, आई वुड से, बट दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट ऑफ कंसर्न, बिकॉज खुदा ना खास अगर किसी को मिडिल ऑर्डर में कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, तो स्काई के तरफ हम लोग देखेंगे जरूर. Exactly. और आई नो स्काई का जो सिलेक्शन है ना, वो उसी बेसिस पर है कि हमें एक एक्स फैक्टर प्लेयर चाहिए, एक डिफरेंट प्रोफाइल चाहिए बैटिंग में. एंड बिकॉज स्काई इज अ फैन फेवरेट सिंस द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, राइट, तो काफ़ी लोग बहुत क्वेश्चन नहीं कर रहे उसको, बट आई एम श्योर अगर सिर्फ परफॉर्मेंसेस पे देखा जाए ना, तो काफ़ी लोग उसको मना कर देते हैं. आई होप कि मैनेजमेंट ने जो ट्रस्ट दिखाया है वो एट सम पॉइंट रेप्लिकेट जरूर होगा. राइट, बट द लास्ट कंसर्न दैट आई वुड से इंडिया के लिए फ्रॉम दिस एशिया कप इज देयर फील्डिंग परफॉर्मेंस. ओके, जितने कैचेस छोड़े हैं ना, आई थिंक दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि बहुत तगड़े कैचेस पकड़ती है आज की डेट में, बहुत अच्छी ग्राउंड फील्डिंग करती है, कोई क्वेश्चन नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स, वन ऑफ द फिटेस्ट फील्डिंग साइड्स. बट कुछ कुछ ऐसे सिटर्स ड्रॉप करते हैं ना, that could really cost us the game when it would truly matter in the World Cup. मैं वो चीज़ नहीं चाहता. I think मोहम्मद कैफ को मैं सुन रहा था, मोहम्मद कैफ ने इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करी थी जब विराट कोहली ने कैच छोड़ा था अभी रिसेंटली, कि यार आई नो बहुत ही एक अच्छा कैच पकड़ा है, एकदम हाथों में आ रही थी. एग्जैक्टली, कि बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा है, बट यू कांट ड्रॉप दीज सिटर्स. आप अपनी इंटेंसिटी ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते, अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं छोड़ सकते. आई नो ये मैच इतना इंपॉर्टेंस का नहीं है, बट जब मैटर करेगा वर्ल्ड कप में, तब आप क्या उस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाओगे. एंड आई थिंक ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है. एक थोड़ी कैजुअलनेस हमें आई थिंक ये फाइनल में भी देखने को मिली थी, जब स्टार्टिंग में बुमराह ने बॉल डाली थी, आई थिंक फर्स्ट ओवर ही था उसका, एंड चौका गया था जिसमें पांड्या ने आई थिंक थोड़ा हाफ हार्टेडली एफर्ट डाला था. हाँ, मिड ऑफ में खड़ा हुआ, थोड़ा कैजुअल अप्रोच देखने को मिला था. तो आई थिंक वर्ल्ड कप में आते हुए हमें लिटरली फ्रॉम बॉल 1 हमें वो चीज़ चाहिए होगी. और मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या का वो सीन था कि ओवर एक्सर्ट ना कर दे अपने आप को, कि कोई मसल ना खींच जाए भागते वक्त. हो सकता है, सो प्रिजर्व कर रहा है शायद वर्ल्ड कप के लिए, बट ठीक है. उससे याद है सबसे बढ़िया कॉमेडिक पॉइंट था जब सिराज भागने लग गया था भाई, वो भागते हुए हंस रहा है, विराट कोहली और शुभमन गिल वहाँ पीछे हंस रहे हैं, हार्दिक पांड्या हंस रहे, रोहित शर्मा हंस रहे, सब हंस रहे थे. एग्जैक्टली. तो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉजिटिव लाइट नोट टू एंड द क्रिकेट सेगमेंट हियर. लेट्स होप जो हमने कंसर्न्स रेस करे हैं और जो पॉजिटिव्स हैं, ये इन चीज़ों का जो पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स वो कंटिन्यू होती रहे, और जो कंसर्न्स है वो एड्रेस हो जाए इन दी अपकमिंग सीरीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. अभी आने वाले हफ्ते के पॉडकास्ट हम उनको भी कवर करेंगे जैसे जैसे मैचेस होते रहेंगे. लेट्स होप कि वर्ल्ड कप से पहले सारे चेक बॉक्सेस टिक हो जाए. आई थिंक काफ़ी चीज़ों का आंसर हमें मिल गया एशिया कप से, राइट ऑन द राइट ट्रैक. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, डू यू थिंक हमारे चांसेस बढ़े हैं वर्ल्ड कप के? डू यू थिंक वी विल विन इट? विन इट तो मैं नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बस अभी एशिया कप में 3-4 मैच परफॉर्मेंस हो गई तो मैं कह दूँ जीत जाएंगे हम सीधा. बट आई डू थिंक कि एक जेन्युइन जो लोगों के मन में जो भी चीज़ चल रही थी इंडियन क्रिकेट सिनेरियो को लेके, आई थिंक थोड़ी बहुत सॉल्व हुई है. एंड सबसे बड़ा जो आई थिंक पॉजिटिव रहा है, क्योंकि बैटिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हमेशा पूरे इंडिया में, वो यही है कि भाई हमें एटलीस्ट वी नो कि केएल राहुल इज़ नाउ फाइनली हियर, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड ईशान किशन को भी जब जब चांस मिल रहा है परफॉर्म करके दे रहा है. तो आई थिंक अगर जो सबसे बड़ा टेक अवे होगा मेरा इस पूरे कैंपेन से, वो यही होगा कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस थी वो चीज़ अच्छी हो गई है इस टाइम. राइट. तो हाँ भाई, लेट्स होप कि ये सब चीज़ें आगे बढ़ती रहे एंड वी हैव अ गुड चांस एट विनिंग द वर्ल्ड कप. बट ऑन दैट नोट, लेट्स मूव टू फुटबॉल.
तो भाई फुटबॉल में बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें। तो बताओ भाई क्या किस चीज़ से शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई आई थिंक जिसने सबसे ज़्यादा हेडलाइंस बनाई है जिस मैच ने, उससे ही स्टार्ट करते हैं। बारसा के मैच से स्टार्ट करते हैं। रियल बीटिस से मैच था, विच इज द सेकंड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ बुलिंग। बुलिंग, हाँ एग्जैक्टली। पहले इंडिया ने बुली करा श्रीलंका को, हाँ। क्योंकि बुलिंग थीम है इस पॉडकास्ट का। अब हम सेकंड इंस्टेंस पे आते हैं जहाँ पे एक टीम ने दूसरी टीम को बुली करा। क्या स्कोर लाइन रही है अल्टीमेटली? 5-0 की रही भाई। काफ़ी ज़्यादा ये मड्रिड फैंस को काफ़ी हॉन्ट करती होगी 5-0 की स्कोर लाइन। बट आई थिंक कि जेन्युइनली इस सीजन में, क्योंकि अभी तक तो वैसे 5-6 गेम ही हुए हैं हर सारी लीग्स में, लाइक लिटरली वन ऑफ द बेस्ट footballing games that I have seen. One of the best collective performances also. Definitely. How would you rate the performance and what was the standout feature for you? I think सबसे पहले तो coming into this game सबसे ज़्यादा questions जो थे, सबसे ज़्यादा expectations जो थी वो यही थी कि भाई कैंसेलो और फिलिक्स दोनों को start करा दिया गया है. So how will that click starting में? I do think कि बारसा fans एंड अगेन आई से कि कोई भी इस मैच को लेके, इस मैच को एज एन एग्जाम्पल लेके बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई मत कर जाना, बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा मत लेना, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ हम देख चुके हैं, बारसा में भी देख चुके हैं और क्लब्स में भी देख चुके हैं। ये तो यार, ये तो हर स्पोर्ट का नेचर है। ये किसी क्लब के ऊपर डिग नहीं है, दैट्स जस्ट हाउ लाइफ वर्क्स। एक सक्सेस को लेके इतना मत खुश हो जाओ कि वो रेप्लिकेट ही ना कर पाओ। बट आई थिंक कि हैविंग सेड दैट, अगर हम राइट बैक पे देखें, सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कैंसेलो हियर। अगर आपके पास सर्जियो रोबर्टो था राइट बैक पे एंड देन यू गेट अ प्लेयर लाइक कैंसेलो, दैट्स 100 टाइम्स अपग्रेड है वो यार। मतलब मैं तो कहूँगा आई थिंक लेवेंडोस्की का तुम गोल हटा दो, विच वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टिपिकल बारसा गोल, जो कि कन्वर्ट होना ऑब्वियस था। हाँ। सारे गोल्स बैंगर थे। जॉ फिलिक्स का पहला गोल, उसके बाद रफीनिया का तो चलो बाद में थर्ड फोर्थ गोल आया था। फरान टोरेस की फ्री किक जिसके बारे में बात करेंगे अभी। रफीनिया एंड जॉ कैंसेलो, भाई जॉ एक तो इतने सारे, सबका गोल एक से बढ़ के एक था यार। मतलब कोई भी बंदा एक किसी से कम नहीं था। सो मैं वही कहूंगा कि यहाँ पे ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी बहुत हद तक हमें दिखी बारसा में, एंड उन लोगों से दिखी जिनकी जरूरत थी हमें कि वो दिखाए हमें। दोनों जो जॉ है हमारे, दोनों भाई तो नहीं असली में, बट नाम से तो भाई, पोर्चुगीज ब्लड है भाई। कैंसेलो एंड फिलिक्स दोनों ने आई थिंक फर्स्ट स्टार्ट एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ देम, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस दिखाया है फॉर श्योर। वॉट आई एम हैप्पी विद दिस पर्सनली कि चावी का जो सिस्टम है, जिस तरीके से सीमलेसली ये दोनों फिट इन हो गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के। कैंसेलो राइट बैक की पोजीशन पे आके, जहाँ पे पहले कोंडो और अराहो में से कोई एक खेल रहा था, अब एक नई डायमेंशन हमें मिल गई है कि वो बंदा आगे जाने में इतना अच्छा है और जिस तरीके के क्रॉसेस वो दे सकता है। आई नो हमें इस मैच में उतना देखने को नहीं मिला, बट गोइंग फॉरवर्ड लेवेंडोस्की को सर पे मिलती होगी बॉल, हेडर मार सकता है। एंड यू नो नॉट जस्ट क्रॉसेस, वो बंदा वो प्ले मेकिंग में भी पूरा इन्वॉल्व होगा एंड वो बंदा फिनिशिंग भी अच्छी कर सकता है। एक रील देखी थी मैंने, क्योंकि मैच के वक्त तो इतना सब चल रहा होता है। हाँ। वो रील में उससे वो फुटेज दिखाया था एक पर्टिकुलर प्ले का, जहाँ पे वो 3-4 नगमेट एक साथ करे थे पूरे बारसा की टीम ने। कैंसेलो ने करा था, आई थिंक बीच में उसने भी करा था अपना ओरियोल, जो भी अपना वो बंदा, रोमेयो भाई अपना भाई। तो ऐसे 3-4 लोगों ने लगातार किया था और बहुत बढ़िया लगा था वो खेल। मतलब पीक बारसा फुटबॉल एट डिस्प्ले था फॉर श्योर। तो रफीना बंदे ने भी भाई हमारे गोल मार दिया, एंड रफीना को जिसके साथ मेरा थोड़ा वियर्ड सा रिलेशनशिप है, मतलब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कई बार, बट उसने भी एक बैंगर मारा था भाई फॉर श्योर। आउटसाइड द बॉक्स, राइट साइड पे पोस्ट पे मारा भाई, बढ़िया सा शॉट, उसने कीपर को बीट करा। What about Ferran Torres though? Finally free kick curse जो था। I think free kick कर्स तोड़ दिया, but in general भी I think Ferran Torres इस season वो है थोड़ा दिमाग में शायद उसके, that I have to prove everyone wrong, and I'm very happy कि ultimately Ferran Torres जो है वो बेचा नहीं बार्सिलोना ने, एंड उसको अल्टीमेटली वो लोग रखते हैं चावी ने। क्योंकि मैंने लास्ट सीजन भी यही कहा था, जब सारे बारसा फैंस काफ़ी लोग कह रहे थे कि Ferran Torres को बेच देना चाहिए इफ़ अ गुड ऑफर कम्स। मेरा पॉइंट यही था कि चावी ने जब लिया है ऐसे प्लेयर को जो कि इतना यंग है, कुछ सोच समझ के लिया होगा। मतलब बेचने का पॉइंट क्या है? बेचना 60 मिलियन का आपने प्लेयर लिया, बेचने का पॉइंट क्या? ऑब्वियसली 60 मिलियन आपको वापस नहीं मिलने वाले थे उस चीज़ के। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वो भी उस माइंडसेट से आया फेरान टोरेस की, मेरे को सबको गलत प्रूफ करना है। गोल भी वो बहुत कंसिस्टेंटली इस सीजन मार रहा है। एंड यू नो मैं फिलिक्स के बारे में ये चीज़ कहूँगा कि लेफ्ट विंग पे आई डोंट नो कि लास्ट ईयर हमने ऐसा प्लेयर कब देखा था बारसा में, बिकॉज लेवेंडोस्की बारसा का प्लेयर, इतने बड़े कप का प्लेयर, इतना बड़ा मैनेजर के अंडर खेल रहा है, उसने पब्लिकली आके ये चीज़ कही थी कि मैं
जो फॉरवर्ड लाइन है उसमें थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई साथ में खेलने वाला है नहीं। रफीनिया अपने विंग पे चलता है, डेम्बेले अपने विंग पे चलता है, मैं बीच में खड़ा रहता हूँ। वुड यू ब्लेम चावी's tactics in this? बिकॉज हमने नोटिस करा था लास्ट सीजन भी कि चावी के जो नया सिस्टम है इसके अंडर विंगर्स जो है ना, वो जो ट्रेडिशनल विंगर्स होते हैं कि वो एकदम टच लाइन को हक कर रहे होंगे, एकदम साइड पे रहेंगे, एकदम पिच के अंदर कट इन नहीं करेंगे, ज्यादा क्रॉसेस ट्राई करेंगे। मतलब ये एक डबल एज स्वॉर्ड नहीं लगती तुम्हें? बिकॉज अगर लेवेंडोस्की को तुम्हें क्रॉसेस देने हैं तो तुम्हें एकदम साइड लाइन के पास जाना ही पड़ेगा, वहां से सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। बट उसका मतलब कि तुम लेवेंडोस्की से दूर हो गए, जिसका मतलब कि तुम 1-2 प्लेस ज्यादा नहीं कर सकते। राइट। अगर तुम कट इन करोगे तो तुम 1-2 प्लेस ज्यादा कर सकते हो, बट फिर तुम लेवेंडोस्की का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एज अ स्ट्राइकर, विच इज द हेडिंग एबिलिटी, जो कि बारसा बहुत टाइम से लैक करती आ रही है, तुम वो मिस आउट कर रहे हो। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस डिलेमा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई थिंक वाई फीलिक्स और फेरान टोरेस ये दोनों बेस्ट फिट होंगे अभी अपने आइदर ऑफ द विंग्स पे, इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इससे पहले अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पे भी इट वाज नॉट लाइक कि बार्सिलोना बहुत ज़्यादा क्रॉसेस डालती थी, एंड क्रॉसेस आते भी थे तो या तो मेस्सी की साइड से आते थे क्योंकि मेस्सी के पास वो विजन था और वो कहीं से भी डाल देता था, या फिर आते थे आपके फुल बैक से। नाउ यू हैव कैंसेलो देयर, जो कि ग्रेट पॉइंट। फेरान टोरेस अगर कट इन करेगा भी तो ओवरलैप रन जो निकालेगा वो कैंसेलो ही निकालने वाला है। ग्रेट पॉइंट, मैं भी यही बोलने वाला भाई था। वो ही इज ग्रेट एट क्रॉसिंग भाई। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कैंसेलो के आने से, क्योंकि अभी तक क्या था कि या तो अराहो खेलता था या तो कुंडे खेलता था। वी ऑल नो कि ये लोग ट्रेडिशनली सेंटर बैक्स रहे हैं, इनकी क्रॉसिंग एबिलिटी एंड बॉल प्लेइंग एबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी एक प्रॉपर राइट बैक या फुल बैक की होनी चाहिए। नाउ दैट कैंसेलो जैसा बंदा आ चुका है, ऑल्सो बाल्डे जैसा बंदा हमारे साथ लेफ्ट विंग पे होगा। अब जो हमारे विंगर्स है ना, उनके पास लग्जरी है कि वो कट इन करके लेवेंडोस्की के पास आ पाए, जिससे कि वो 1-2 प्लेस भी बना सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर लेवेंडोस्की को कोई अपॉर्चुनिटी मिली टू गो इनसाइड द बॉक्स एंड हंट फॉर दैट गोल, तो कैंसेलो और बाल्डे तैयार हैं हेडर मारने के लिए वहां से। एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ गाइज लाइक रोमेयो एंड डियोंग, जो कि एक मतलब ड्रॉप भी कर सकते हैं, एज अ सीडीएम भी खेल सकते हैं। तो 2 डिफेंडर्स होंगे, उनके बीच में इजीली आप ड्रॉप इन कर सकते हो, और वो वर्क रेट का भी कोई इशू नहीं होगा उतना, बिकॉज अब बुस्केट्स नहीं है वहाँ पे उतना ज़्यादा। तो आई थिंक एक बहुत ही थ्रेटनिंग सिस्टम क्रिएट कर सकता है यहाँ पे चावी, विच कैन एक्सप्लॉइट बोथ द इश्यूज दैट लेवेंडोस्की हैज स्टेटेड। एग्जैक्टली, कि मेरे साथ कोई पास नहीं होता खेलने के लिए, एज वेल एज मुझे अपने क्रॉसेस से अपने हेडर्स भी एक्सप्लॉइट करने हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि चावी भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करे। एंड ओरियल रोमेयो की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली ही केम इन एज अ लो प्रोफाइल साइनिंग, किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा नहीं उससे, एंड आई थिंक इट टू सम एक्सटेंट दैट काइंड ऑफ प्लेड इन हिज फेवर, क्योंकि अगर अभी तक हम लोग उसकी परफॉर्मेंस देखें तो इट्स नॉट लाइक कि चावी उसे बेंच कर भी सकता है एक्चुअली में, क्योंकि हिज परफॉर्मेंसेस हैव बीन डैम गुड एज अ सीडीएम, क्योंकि आपके पास और कोई सीडीएम अवेलेबल है भी नहीं इस टाइम पे। आई नो लोग डियोंग को कहेंगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट अभी तक वो एक प्रॉपर सीडीएम बन नहीं पाया। एज ऑफ नाउ उनके पास एक ही सीडीएम है, ओरियल रोमेयो। आई डू थिंक कि थोड़ा सॉर्ट ऑफ पर्पल पैच है, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो उस लेवल का प्लेयर आई डोंट थिंक है। वेट टिल ही प्रूव्स यू रॉन्ग भाई। मतलब कर दे तो अच्छा क्या वैसे भाई, मिल ले तो जिंदगी है। बट आई डू थिंक पर्पल पैच है, बट एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग फॉर बार्सिलोना अच्छी चीज़ है यार उसके लिए। आई थिंक वही वंस अगेन अ वेरी अंडररेटेड साइनिंग, जो कि आई थिंक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा एक्सीड करके परफॉर्म करके दे रहा है। सो जब तक ये चीज चल रही है आई एम वेरी हैप्पी। एंड क्योंकि पेड्री भी अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इनफैक्ट गुंडोगान भी, अभी मैं उस पर आऊँगा, वो भी इंजरी से आ रहा है वापस। तो जो अभी हमारे प्रेजेंट मिडफील्डर्स हैं वो इंटैक्ट रहे और अच्छा परफॉर्म करें, उससे बेटर क्या हो सकता है। Exactly. बट द लाइक टू सम इट अप फॉर बार्सिलोना, फर्स्टली 5-0 की परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल बीटिस कोई मजाक नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी टीम, तो लेट्स जस्ट गेट दैट स्ट्रेट आउट ऑफ आवर वे। इट वॉज नॉट एन ईजी टीम, उसके अगेंस्ट परफॉर्म करना ऐसे, इट्स अ वेरी गुड साइन गोइंग इनटू द चैंपियंस लीग वीक, जो कि हम लोग अभी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में डेफिनेटली कवर करेंगे। फाइनली बैक, इट्स बैक। तो देखते हैं। लास्ट थिंग इज कि यार आई थिंक अनदर ग्रेट रीजन व्हाई दिस वाज अ ग्रेट गेम फॉर बार्सिलोना वाज, हर कोई जो पार्टी में इन्वॉल्व था ना, सबको पार्टी करने का मौका मिल गया। गुंडोगान को थोड़े मिनट्स मिल गए इंजरी से आकर, अपना इनिगो मार्टिनेज को थोड़ा सा टाइम मिल गया आकर, यमाल को थोड़ा सा टाइम मिल गया आगे इंटरनेशनल ड्यूटी से। तो एवरीबडी जॉइन द पार्टी, सब ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया और स्क्वाड का रोटेशन भी हो गया। एंड नाउ होपफुली, बिकॉज इस बार हमें थैंकफुली यूसीएल में जो ग्रुप मिला है वो इतना मुश्किल नहीं है, तो हम लोग के पास वर्कलोड का भी इतना इशू नहीं होगा। हम लोग रोटेट कर सकते हैं, सेफली रोटेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग मच प्रेशर। आई थिंक ये अच्छा टाइम पीरियड है फॉर ऑल द इंजर्ड प्लेयर्स टू हील देमसेल्व्स। As far as the current team is concerned, the engine is oiling really well. तो
everything very positive right now for Xavi. Let's see ये लोग replicate कर पाते हैं यूरोप में कि नहीं. But let's move on to the next game. राइवल पे आते हैं The भाई. rival, your team. रियल मैड्रिड की बात करते हैं. जिनको नहीं पता, कल ही इनका मैच हुआ था, कल रात को ही, इसलिए हमने काफी लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी. हमारे लिए तो अभी होके खत्म हुआ है. जब पॉडकास्ट रिलीज होगा तब उनके लिए एक दिन हो चुका होगा. बट आई थिंक कि थोड़ी इट्सी बिट्सी परफॉर्मेंस रही है. अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करें स्पेसिफिकली, अल्टीमेटली रियल मैड्रिड 2-1 जीत जाती है. बट टिपिकल रियल मैड्रिड फैशन में हम लोग पहले कंसीड करते हैं, फिर कम बैक करते हैं. सो अगर हम लोग पहले 5 मिनट की बात करें, पहले 5 मिनट के अंदर हम लोग कंसीड करते हैं. जिनको नहीं पता भाई, रियल सोसिएडाड, जो लोग ला लीगा फॉलो नहीं करते, ये एवं टीम नहीं है. रियल सोसिएडाड भी काफी तगड़ी टीम है बहुत. जिनको यूनाइटेड फैंस को पता होगा, उनको लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेला था उनके अगेंस्ट. बट अगर उनकी बात करें स्पेसिफिकली, जो उनका स्टैंड आउट प्लेयर था वो मेरे हिसाब से कूबो था. कूबो भी, जिनको नहीं पता, एक फॉर्मर ला मासिया प्रोडक्ट है, जो कि बाद में मैड्रिड आ गया था, फिर मैड्रिड ने उसे लोन कर दिया. उसने जो तोड़ा है पूरे मैड्रिड की टीम को अकेले, सिंगल हैंडेडली. आई रिमेंबर कि उसने क्रूज उसका तो पाना वाला भी निकाला था 2-3 बार. तो आई थिंक कि उसकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली बहुत अच्छी रही थी. एंड पहले 5 मिनट के अंदर गोल आता है, वो भी कूबो का ही असिस्ट होता है. उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही, विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, कूबो एक गोल भी मारता है, बैंगर आउटसाइड द बॉक्स कर्व करके मारता है. आई डू थिंक कि केपा उस चीज़ में अच्छा कर सकता था. बट इन ऑल ऑनेस्टी, इस सीजन ही केपा आया एंड आई एम नॉट रियली एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम हिम. आर यू मिसिंग कोर्तुआ राइट नाउ? वेरी मच. कितना भी गोल खाए, पर वो होती गलती हमारी डिफेंस की थी. वो बंदा अपना पूरा 100% देता था और बहुत अच्छा परफॉर्म करता था. एग्जैक्टली. आई कांट से द सेम फॉर केपा. ऑल्दो अभी मैं डिफेंस को भी काफ़ी गालियाँ देने वाला हूँ यहाँ पे. भाई मैड्रिड जिस तरीके से कंसीड करती है, मतलब लेजिट, मैं जितनी भी टीम्स को अभी हम लोग टैब्स रख रहे हैं, जितनी भी टीम्स पे, इट्स लेजिट वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंस आई हैव एवर सीन. जितनी Would you say it is worse than Manchester United? Definitely. अच्छा, like not on paper, on field performances. Yeah, I think on paper it's not bad Madrid का defense. I mean, Man U have conceded 10 goals in 5 नहीं, games. उनने करे हैं, but I think कि यूनाइटेड के साथ जो है ना इस टाइम पे, क्योंकि उन पे भी हम लोग आगे जाके आएंगे, बट जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, यूनाइटेड के इंडिविजुअल्स अभी बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हैं. रियल मैड्रिड में ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है. ये जब से एंसेलोटी यहाँ पे आया, तब से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं. डिफेंस उनकी प्रॉब्लम रही है. डोंट यू थिंक यहाँ पे एंसेलोटी का भी थोड़ा वो वाला सीन आ जाता है? ही इज अ ग्रेट मेकशिफ्ट मैनेजर, जो कि ट्रांजिशन पीरियड में है, बट एक लॉन्ग टर्म मैनेजर के लिए आई थिंक टैक्टिकली बहुत साउंड होना जरूरी है. एंड आई थिंक एंसेलोटी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो फोर्टे है, वो है मैन मैनेजमेंट एज अपोज टू टैक्टिकल ग्रेटनेस. डू यू थिंक वहाँ पे लैक कर रहे हैं थोड़ा? आई थिंक वहाँ पे लैक कर रहा है. एंड अगर मैं मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखूँ, आई डोंट रियली थिंक कि कोई भी मैड्रिड फैन उसको एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके चल रहा था एंसेलोटी को. बट अगर मैं अभी की भी बात करूँ ना, इट्स ऑल थैंक्स टू एंसेलोटी. जो हम लोग मैचेस अभी जीत रहे हैं ना, आई रियली डोंट थिंक कि अगर कोई और मैनेजर होता है इस टाइम पे, इतने कम स्पैन में होता और ऐसे टाइप के उन्हें प्लेयर्स दिए जाते हैं कि आपकी फर्स्ट 11 भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है. आई डोंट थिंक कि कोई इतने रेगुलरली रिजल्ट्स निकलवा पाता. क्योंकि हम लोग तो भाई अल्टीमेटली जीत तो गए ना, चाहे गिरते पड़ते जीते, पर जीत तो गए. ये बात मैड्रिड की माननी पड़ेगी. बट डोंट यू थिंक ये मैड्रिड के डीएनए में इसका एंसेलोटी से कोई लेना देना नहीं है? आई थिंक है, बट मैंने बहुत ही, जब से मैं मैड्रिड को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने इतनी डिप्लीटेड स्क्वाड देखी नहीं आज तक कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर भी नहीं है. अगर मैं इस मैच की बात करूँ, 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन खिला रहे हैं हम लोग. एंड जिनको नहीं पता है, मैच में भी आज यही इंप्लीमेंट हुई है. बेसिकली 4-4-2 डायमंड. नहीं, इस मैच में स्पेसिफिकली यही फॉर्मेशन इंप्लीमेंट हुई थी. 4-1-2-1-2 ही इंप्लीमेंट हुई थी. Is it not a diamond in the midfield? मतलब एक सीडीएम में 2 सेंटीमीटर उसके ऊपर एक अटैकिंग मिडफील्डर है. मॉड्रिच को फीफा मोबाइल में होती है भाई ये फॉर्मेशन 4-1-2-1-2. मॉड्रिच को रेस्ट दिया गया था, क्रूज स्टार्ट कर रहा था. आई थिंक क्रूज भी जितनी परफॉर्मेंसेस उसकी आ रही हैं, थोड़ी अंडर द रेडार जा रही है, क्योंकि उसका नाम जो है ना मॉड्रिच के साथ एसोसिएट किया जाता है. अच्छा, कि चलो मॉड्रिच इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्रूज भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ ही खेलते रहते हैं. Isn't that so unfair though? है अनफेयर है. अभी क्रूज है भी 32 समथिंग का है, पर हम लोग कह रहे हैं अगले साल जा रहा है. अच्छा, ये बात तो जेन्युइनली मुझे लगती है कि क्रूज का he is not as old as people ये टैग अलोंग हो रहा है उसके साथ, जोड़ दिया गया बस. जबरदस्ती उसका करियर खत्म हो रहा है. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि एज फार एज जो भी हमने प्लेइंग 11 उतारी, उसमें हम बहुत कुछ खास चेंज कर नहीं सकते थे, क्योंकि विनीशियस भी इंजर्ड है, बेंजेमा कोई रिप्लेसमेंट है नहीं. तो हमने अप फ्रंट जो है रोड्रिगो और होजेलू खिलाए थे. इससे अच्छा हमारे पास था नहीं कोई. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिडफील्ड, आई थिंक बेलिंगम का है काइंड ऑफ फॉर रोल. इट्स नॉट कि वो पूरा क्योंकि वो मिडफील्ड में आता है. द वन थिंग अबाउट बेलिंगम दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड फॉर अदर राइवल फैंस टू ऑल्सो अप्रिशिएट दिस, कि उसका वर्क रेट जो है वो ऑन पॉइंट है. वो पूरे टाइम भागता है. एंड बेलिंगम का काम भी यही है कि आप मिडफील्ड में तो रहोगे ही रहोगे, बट एट द सेम टाइम आपको रन्स बनानी पड़ेंगी बॉक्स में. एक थर्ड मैन रन्स चाहिए,
कि ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ आई कि इसको कोई कवर नहीं कर रहा था पर ये बंदा आके बॉक्स पे इसने गोल मार दिया। काइंड ऑफ लाइक अ फॉल्स नाइन, मतलब कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेहनती वाला काम है उसका। एंड इसलिए मेरे को लगता है कि ये चलो आप इस सीजन शायद चला लो। डिग ऑन मेसी। हाँ मेसी मेहनत नहीं करता भाई। अच्छा, इस सीजन चल जाएगा ये, बट आई डोंट थिंक ये रेगुलरली ये चीज़ चलने वाली है। तो एज सून एज अगर आप एक स्ट्राइकर ला सकते हो तो लाओ भाई, पेरिस कुछ भी करके एक स्ट्राइकर लाओ। अगर हम लोग इस मैच में स्पेसिफिकली बात करें, हम लोग पहले कंसीड करते हैं एंड ओवरऑल गेम में बताऊँ ना तो एक्चुअली में बहुत 50-50 था, स्पेशली द फर्स्ट हाफ। हम चांसेस बना रहे थे बट इट वॉज वेरी क्लियर कि हम लोग फिनिशिंग लैक कर रहे हैं। हमारे पास एक वो फाइनल टच देने वाला बंदा नहीं था कि ये बॉल आ रही पर इसको गोल मार दो बस, जो बेंजेमा करता है, कोई भी स्ट्राइकर करता है। इनफैक्ट होजेलू आई थिंक मैं उससे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उस लेवल का स्ट्राइकर है नहीं वो। बट फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थोड़ी 50-50 रहती है, बहुत अच्छी नहीं रहती। सेकेंड हाफ पे आते हैं, आई थिंक स्टार्ट होते ही वैल्वर्दे का गोल आता है 46 मिनट के आसपास ही। एंड वो जो गोल मारा था ना उसने, वो भी फ्रैन गार्सिया जाता है, एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ मेसियस गोल था। क्योंकि वो मतलब कटबैक करता है और बॉक्स के एज पे बॉल आती है, मेसी लेफ्ट से मारता है वैसे पर उसने राइट से मारी थी। मेसी कनेक्शन। हाँ, फ्रैन गार्सिया को भी लेके ना काफी लोग इस मैच को देख के थोड़ा वो हो जाएंगे कि यार रिएक्शनरी हो जाएंगे, गजब खेल गया, क्योंकि 2 असिस्ट दिए उसने अल्टीमेटली। इन ऑल ऑनेस्टी फर्स्ट हाफ उसका अच्छा नहीं गया था, आई वॉज नॉट हैप्पी विद हिम, बट वी कांट रियली एक्सपेक्ट दीज थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि पहली बात वो बहुत छोटा है अभी, अर्ली आई थिंक 21 समथिंग का है एंड जस्ट अभी टीम में आया है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा भी नहीं जा सकता उससे। उसमें उसने सेकेंड हाफ में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वैल्वर्दे अच्छा गोल मारता है एंड उसकी जो शॉट पावर है, मतलब हैव यू सीन वैल्वर्दे की शॉट पावर जो होती है यूजुअली, उसकी जो भी शूट्स लेता है वो अलग लेवल की होती हैं। आई रिमेम्बर स्पेसिफिकली लास्ट सीजन, तो स्टार्टिंग में लास्ट सीजन के हमने बहुत देखा था कि कोई भी बंदा जो है वो बॉक्स के थोड़ा सा पीछे, आई थिंक थोड़ा भी क्या 5-10 यार्ड्स पीछे बॉल को ले ऑफ कर देगा और वो फर्स्ट टच पे शूट लेता था बहुत तेज। तो वो शूटिंग पावर तो क्लियरली उससे एविडेंट है। अगर आदमी इतनी दूर से शूट लेने की उसको लाइसेंस दे रखा है कोच ने, तो डेफिनेटली शूटिंग पावर। पता है इन जनरली मेरे को लगता है कि फुटबॉल में हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर से देते हैं जिनकी शॉट पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। लाइक आई थिंक मेसी की शॉट पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है। रोनाल्डो की देखे तो ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज जिनकी शॉट पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड वैल्वर्दे इज़ दैट गाय जो कि मेरे को बहुत टाइम बाद ऐसा देखने को मिला है, जिसकी क्रेजी होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बॉल दिखती भी नहीं है ढंग से, बॉल जाते हुए इतनी तेज़ मारता है बंदा। तो वहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा वैल्वर्दे को। जूड बेलिंगम ने इस मैच में गोल नहीं मारा, बट ओवरऑल जो नैरेटिव रहा है ना कि जूड बेलिंगम हमें बचा रहा है, उसके चक्कर में वैल्वर्दे की परफॉर्मेंसेस बहुत अंडर द रेडार जा रही है इस सीजन। आई थिंक उसने जितने मैच में परफॉर्म किया है वो एकदम टॉप लेवल पे किया है। इट्स जस्ट दैट कि उसको थोड़ा पीछे खींच दिया गया तो उसके गोल्स उतने नहीं आ रहे। बेसिकली ही इज नॉट ऑन द स्कोर शीट एंड बेलिंगम जो है एज वी ऑल नो हर मैच में गोल मार रहा है। ही इज अ प्रॉपर मिडफील्डर नाउ वैल्वर्दे। Is it good for Valverde? I think it is. It was his natural position to start with. Either way, I think right wing पे थोड़ा मतलब predictable होता जा रहा था। हाँ, वो tactic बहुत predictable हो गया था। Exactly. But I hope भाई अब ला लीगा में तो English tax मत लेके आओ यार ऐसे। तो वो तो I will hope for that. Right. And second half में as I said कि उन्होंने एक गोल मारा, उसी मोमेंटम को वो थोड़ी देर तक कैरी करते हैं एंड एक और गोल मारते हैं। अगेन फ्रैन गार्सिया जाता है विंग पे एंड क्रॉस डालता है, होजेलू मार देता है यहाँ पे। यार होजेलू से अगेन मतलब कहते हैं सेवियर, बट जितने मड्रिड फैंस, अगर इफ यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम होजेलू तो मत करो यार। इज इट लाइक मार्टिन ब्रैथवेट ऑफ रियल मैड्रिड? हाँ या फिर लूक डियोंग? हाँ भाई, कि वो कभी कभी बचा लेगा, बट इट्स नॉट लाइक कि आप रेगुलरली गोल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। एक चीज़ जो मैं कहूँगा, वहाँ पे हमें एंसेलोटी का एकदम प्रॉपर हमें कंजर्वेटिव फुटबॉल होता है ना, वो देखने को मिला। 2 गोल मारे, जैसे ही होजेलू ने मारा नेक्स्ट मिनट में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। सिर्फ एक स्ट्राइकर, एक फॉरवर्ड था आगे, नॉट इवन अ स्ट्राइकर, दैट वाज रोड्रिगो। एंड देन हमने 5 मिडफील्डर खिला दिए। अपना कामाविंगा था, क्रूज था, मॉड्रिच था, वैल्वर्दे था और जूड बेलिंगम था। You know, that is the thing कि Ancelotti is super practical because also it's not his fault because resources ही नहीं है। But that is also super frustrating to watch. हाँ, exactly. So ये तो है भाई। तो उसने एकदम प्रॉपर वैसे टाइप का खिलाया। द वन थिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज मॉड्रिच, क्योंकि मॉड्रिच में इफ़ यू सी इस सीजन उसकी परफॉर्मेंसेज हैव नॉट बीन गुड। इनफैक्ट वो शार्प नहीं लग रहा जब वो पिच पे आ रहा है, देखने में लग रहा है कि ही इज़ नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड अगेन वी कांट रियली ब्लेम हिम फॉर दिस, नॉट बिकॉज एज फैक्टर है, इट इज़ बिकॉज उसको गेम टाइम मिला नहीं इस सीजन। इस सीजन आई थिंक वो जो हम लोग इतने साल से अप्रोच सोच रहे थे ना कि अगले साल हो जाएगा कि इससे कम गेम टाइम मिलेगा, इस सीजन वी आर एक्चुअली सीइंग दैट। Is it fair though, because once again he had a good last season? I think था,
बट इट्स जस्ट दैट कि मैड्रिड नोस कि यार हमें नेक्स्ट सीजन इसके बिना ही निकालना है एंड इतने Are we sure though? I'm pretty sure. I So think this is the last season. this for is the Modric? last season for Modric. अच्छा. उसने Finally. अर्दा गुलर को ये भी कह दिया था कि मतलब उसको बुलाने के लिए कि तू यहाँ पे आ जा, अगले साल मेरी 10 नंबर वाली जर्सी तुम ले लेना. अर्दा गुलर को. हाँ. भाई. तो आई थिंक ये मॉड्रिच का लास्ट सीजन होने वाला है एंड रियल मैड्रिड इज सॉर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इट नाउ. सो एक चीज़ एक तरीके से अच्छा भी है, बट यू नो जब आप इतने साल से देखते आ रहे हो इस लेजेंड को, स्पेसिफिकली हाउ ही हैज़ परफॉर्म्ड इन द लास्ट फ्यू सीजन्स, you do kind of feel for him. भाई I'll tell you, as Ronaldo and Messi fans, हमने उनको यूरोप से इतने अनसेरेमोनियस फैशन में जाते हुए देखा है. हाँ. I think nothing can surprise us anymore. ये तो है. Even Neymar to that हाँ. debate. हाँ. So, but like I'll just finish this topic around Real Madrid with this last question. ये question मेरे सारे जो मैड्रिड के listeners हैं ना हमारे, उनसे भी है. जो तुमने कहा था अभी इस टॉपिक के स्टार्टिंग में मैड्रिड के सेगमेंट में कि वी लैक अ स्ट्राइकर प्लीज एंसेलोटी, पूरे हाथ जोड़े तुमने नाटक करा पूरे कैमरे के सामने. तो अगर तुम्हें जो है एम्बापे का ऑप्शन मिलता है अब, क्या तुम उसको लोगे? नहीं. नहीं. पक्का. मेरा वो सीन है, आई एम इन दैट फेज राइट नाउ. ईगो सीजन जब एम्बापे नहीं आता, फिर सीजन चल रहा होता तो मैं अपनी ईगो वाले फेज में होता हूँ. ठीक है, जब मैं छोड़ दे आ रहा होता हूँ, और जब सीजन एंड हो रहा होता है तो आई डोंट नो क्या होगा सीजन जब एंड होगा या नहीं होगा. बट भाई तुम लोग का कोई मॉरल्स नहीं है क्या? एथिकल वैल्यू नहीं है? मुझे भी लगता नहीं है. इट्स सैड बट मुझे लगता नहीं है. मुझे लगता है कि इस टाइम पे मेरा वो फेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है जब मुझे एक्चुअली चिड़न होने लग गई उस प्लेयर से कि भाई ये मार खाएगा. ठीक है, वैसा टाइप की स्टेज आ रही है. एंड एनी डे अगर मेरे को चॉइस मिलती है बिटवीन हालैंड एंड एम्बापे, चाहे सीजन के एंड में भी मिले, आई एम टेकिंग हालैंड एनी डे. कुछ भी हो जाए, चाहे एम्बापे का बचपन से ड्रीम हो, चाहे बहुत अच्छा फिट बैठेगा. भाई मेरे को प्लेयर नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि हालैंड राइट नाउ इज अ मोर प्रूवन प्लेयर एटलीस्ट इन क्लब फुटबॉल. मतलब आई वुड से दैट, क्योंकि अल्टीमेटली आई मीन एम्बापे डज परफॉर्म इन द यूसीएल दो, करता है, बट हालैंड ने भी परफॉर्म करा यूसीएल में एंड बैलन डोर भी ले रहा है. नहीं ले रहा भाई, ये तो पता ही है. मतलब ठीक है जो भी है. क्या तुम्हें सही में लगता है? हाँ हो सकता है भाई. आई थिंक जेन्युइन चांस है, बट मुझे लगता है मेसी को मिल जाएगा. अपने बगल में जो ट्रॉफी दिख रही है ना, नहीं मुझे लगता है मेसी को मिल जाएगा. ये अगर जिस दिन मेसी को मिलेगी उस दिन पॉडकास्ट में ये उठा के हाँ मोहम्मद के साइड में ट्रॉफी में हाथ में लेके बैठूंगा ये. सही है. बट हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर एंड में चांस मिलेगा तो मैं हालैंड को लूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस बंदे ने बहुत ज्यादा इरिटेट करके रखा हुआ है. एंड ऑल्सो यू डोंट रियली नीड समबडी लाइक एम्बापे व्हेन यू हैव विनीशियस, यू नीड अ नंबर 9. तो हु बेटर देन हालैंड? एग्जैक्टली. बट लेट्स मूव ऑन टू द प्रीमियर लीग राइट नाउ. यहाँ पे भी आई थिंक बुलिंग होगा सबसे पहले. तो सबसे पहले बुलिंग की बातें करेंगे, बिकॉज कौन से मैच की बात करना चाहते हैं? सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड और ब्राइटन की बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बुलिंग देखने को मिली है. यह स्टार्ट इससे करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रासमस हॉयलैंड जो कि स्ट्राइकर नया नया आया, उसका पहला मैच था ये. एंड जो फॉर्मेशन थी वो ऑन पेपर 4-2-3-1 थी, जिसमें ब्रूनो को हमने राइट विंग पे रखा हुआ था. आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट, क्योंकि सैंचो टीम शीट पे था नहीं. हमने लास्ट पॉडकास्ट में मजाक में लास्ट में बोला था, खत्म हो रहा था जब पॉडकास्ट, हमने एंड में मजाक में बोला था कि वो करेगा, ब्रूनो फर्नांडिस सब करेगा राइट विंग. एंड वी वर जोकिंग अबाउट इट, बट डीप डाउन वी न्यू कि एक्चुअली में होने ही वाला है. बट पता है एक्चुअली में ऑन फील्ड ये चीज़ हुई नहीं, बट ऑन पेपर तो हमेशा दिखाएगा. ऑन पेपर वो दिखाएगा. ऑन फील्ड जो चीज़ थी वो ये थी कि उनने 4-3-1-2 सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन रखी हुई थी, जिसमें रैशफोर्ड और रासमस हॉयलैंड ये दोनों स्ट्राइकर्स थे, ब्रूनो अपने कैम रोल में था और उसके पीछे बाकी प्लेयर्स थे. सो आई थिंक सबसे पहले तो मैं अपने इनिशियल थॉट्स देता हूँ. स्टार्टिंग के 20 मिनट जो थे वो यूनाइटेड के, आई थिंक जब से क्योंकि मैंने यूनाइटेड को, इट्स नॉट लाइक कि मैंने सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ. रोनाल्डो गया था उसके बाद से मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया यूनाइटेड पे. तब से लेके अभी तक मतलब इट वॉज ग्रेट इंटेंसिटी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी इंटेंसिटी के साथ वो लोग प्रेस कर रहे थे. अच्छा. और बहुत ही जल्दी बॉल विन करके अटैक भी बहुत अच्छा कर रहे थे. एक जो गलती कर उन्होंने स्टार्टिंग 20 मिनट्स में वो ये थी कि उन्होंने गोल नहीं मारा. जब आप स्टार्ट अच्छा करते हो अगेंस्ट ऑपोजिशन लाइक ब्राइटन, क्योंकि जो लोग शायद प्रीमियर लीग देखते नहीं उनको ब्राइटन थोड़ी एवरी टीम लगेगी सुनने में, बट सरप्राइजिंगली इट्स अ वेरी गुड टीम. वो बोगी टीम जो होती है ना, ये वो है. हाँ एग्जैक्टली. एंड जब डिजर्बी जैसा मैनेजर आ चुका है तो दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल ऑल्सो. तो ब्राइटन को तो तोड़ रखा था इन्हें स्टार्टिंग में. इट्स जस्ट दैट कि इन्हें गोल नहीं मारा. एंड जब आपकी ऐसी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि अगर हम लोग पास फ्यू रिजल्ट्स भी देखें तो अगेंस्ट ब्राइटन यूनाइटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा नहीं है. ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर आपने स्टार्टिंग 20 मिनट्स विच इज़ काफ़ी अच्छा चंक ऑफ गेम है, अगर आपने उसमें एक गोल मार दिया होता ना तो एक मोमेंटम आपके पास आ जाता और उस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो.
प्रॉब्लम तब आती है जब इनका अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल आ जाता है ब्राइटन का काउंटर पे, और वहां से इट वॉज रियली सैड टू सी कि यूनाइटेड इतना अच्छा खेल रही थी एंड एकदम से सबके शोल्डर साथ में ड्रॉप होते हैं एंड कोई भी स्टेप अप करने को रेडी नहीं है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज मैंने मैच नहीं देखा था, मोहित ने कवर किया था वो मैच। मेरे को ना ऑन दी आउटसाइड जो चीज़ें समझ में आती है, मैंने ऑफकोर्स इससे पहले वाले यूनाइटेड वाले मैचेस फॉलो करे थे, सो ये चीज़ मुझे दिखी है एंड जो तुमने अभी मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है, आई विल रिप्रेजेंट द लिसनर्स है जिन लोगों ने यूनाइटेड का मैच नहीं देखा बट दे आर इंटरेस्टेड इन यूनाइटेड। ये सुन के ना मुझे ऐसी बात लग रही है कि यूनाइटेड का इशू जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटालिटी वाला है यहाँ पे इस टाइम पे, कि माहौल इतना खराब हुआ है क्लब के अंदर का और उसके बाहर के अराउंडिंग भी। एक मौका चाहिए तुम्हें अपने कंधे ड्रॉप करने का एंड देन यू फाइंड एन एक्सक्यूज। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ी नहीं एक्सक्यूज मेंटालिटी भी मुझे लगता है प्लेयर्स के दिमाग में है। इज इट कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज और व्हाट, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे कि तुमने कहा ना कि स्टार्टिंग में इतनी अच्छी प्रेसिंग कर रहे हैं, पूरा इंटेंट दिखा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गोल के बाद तुमने वो सब करना ही छोड़ दिया और तुमने गेम को एकदम ही लूज कर दिया। इट हैज टू बी इन द माइंड, तुमने मेंटली गेम में गिव अप कर दिया कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को पहला गोल पड़ गया, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अच्छा हम इतना अच्छा फाइट कर रहे थे, एक गोल पड़ गया, अब हम इससे अच्छा कमबैक करके दिखाएंगे, उस इंटेंट को फॉलो करते। राइट, इंस्टेड ऑफ दैट बोलो भाई कंधे ड्रॉप कर दिए कि यार इतनी मेहनत करी लेकिन गोल पड़ गया जल्दी, अब तो चलो हार ही जाएंगे। समथिंग वेरी एक्सपेक्टेड या फिर समथिंग वेरी एग्जैक्टली कि मतलब वो फीलिंग लग रही है मुझे कि अब हम हारने आई थिंक वाले इट इज फेमिलियर फीलिंग, गेटिंग वेरी कन्वीनियंट फॉर दीज प्लेयर्स एंड सॉर्ट ऑफ द मैनेजर एज वेल। मतलब क्योंकि यूनाइटेड को जब भी हम लोग मैच देखते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग हर मैच में बहुत कॉन्फिडेंस से जाते हैं। वी डोंट थिंक कि यार इस ऑपोजिशन को तो ये लोग डोमिनेट करने वाले हैं। वी ऑलवेज थिंक कि चलो जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, बट इट्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी कि ये लोग मैच हार भी जाएं। एंड टू सम एक्सटेंट आई डू थिंक इट इज गेटिंग वेरी कन्वीनियंट फॉर दीज प्लेयर्स, स्पेशली कुछ प्लेयर्स तो यार बहुत टाइम से। आई थिंक जो एक प्लेयर है जो कि लगातार ट्राई करता ही रहता है, वो मेरे को सिर्फ ब्रूनो लगता है, क्योंकि वो एंड यू नो सरप्राइजिंगली ब्रूनो इज दैट वन गाय दैट आई डोंट पर्सनली लाइक अ लॉट, कि इतना क्रिब करता रहता है और रोता रहता है, बट भाई क्रेडिट टू हिम। ये चीज तो है, वो बंदा पूरे जितना 90 मिनट्स तक मैच है लगातार भागेगा वो बंदा और पूरा ट्राई करेगा। इवन इन दिस मैच तो मेरे को लगता है कि इन दिस सीजन ओनली मेरे को लगता है आई हैव टू कॉल आउट कैसिमिरो। कैसिमिरो हैज नॉट लुक्ड गुड एट ऑल, ही वाज नॉट गुड इन दिस गेम एज वेल। नहीं, आई थिंक पूरा सीजन ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। प्री सीजन के स्टार्ट से लेके अभी तक थोड़ा सा भी वो बंदा, जो उसकी फोटो फेमस हो गई थी जैसे उसकी गोल सी शक्ल लग रही थी, मोटा लग रहा था। मतलब आई थिंक कि वो बंदा बिल्कुल शार्प नहीं लग रहा है। लास्ट वाले मैच अभी यूनाइटेड अगेंस्ट ब्राइटन में ऐसे उसने ऐसे टैकल सोचो दे रहा था कि इतने लेट आ रहे थे कि बॉल आगे जा चुकी तब टैकल मार दिया उसने। तो आई थिंक कि इस लेवल पे जब CDM आपका है, एंड यू नो दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस, यू डोंट रियली नो कि इज दिस जस्ट अ स्लम्प इन हिज फॉर्म और इज दिस एज फैक्टर, क्योंकि एज भी उसकी हो चुकी है। हाउ ओल्ड इज ही राइट नाउ? आई थिंक 33-34 का है शायद। इज इट रियली दैट बैड? मतलब मुझे लगता है कि नहीं है, कायदे से तो नहीं है, बट अगेन वी डोंट रियली नो कि हर कोई बंदा किस तरीके से एज करता है। एंड 34 मिड 30 सॉर्ट जब क्लोज आते हो, इट इज दैट एज की जब कुछ लोगों का तो एटलीस्ट होने लग जाता है डाउनफॉल। तो यू डोंट रियली नो कि इसको आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि वो उस लेवल का भी प्लेयर है कि आप उसको फालतू में बेंच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा 5 है 4 है उसकी, 5 ही है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आई थिंक पूरी स्क्वाड में वही अपना कैसिमिरो ही है। द गुड थिंग इज कि ये लोग अमराबाद ले आए हैं एज ए रिप्लेसमेंट फॉर कैसिमिरो, तो ये जब चाहे उसे स्टार्ट करा सकते हैं। बट एज थिंग स्टैंड राइट नाउ, इट इज वेरी सैड टू सी। इवन अगर हम लोग रैशफोर्ड की बात करें, इस मैच में स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहा था बंदा 20 मिनट में। भाई आप 7 सीजन से इस क्लब में हो, आपको कुछ पता ही नहीं अपने क्लब का। कब तक हम यही चीज बोलते रहेंगे कि इसको टाइम दो, ये यंगस्टर है अभी। भाई कब तक टाइम दें और कब तक यंगस्टर रहेगा ये? 7 साल से बंदा खेल रहा है, आपको कब तक टाइम चाहिए परफॉर्म करने के लिए? टैक्स इंग्लिश टैक्स मिल रहा है सॉर्ट ऑफ उसे। आई थिंक इंग्लिश टैक्स और अकेडमी टैक्स भी, क्योंकि यूनाइटेड फैंस काफी बोस्ट करते हैं ना अपनी अकेडमी को लेके। हमारा ठीक है, उनकी अकेडमी अच्छी है, बट यार जब कोई परफॉर्म नहीं करे यू हैव टू कॉल हिम आउट। चैरिटी टैक्स भी है भाई। बट उसको तो मेरे को कॉल आउट करना पड़ेगा रैशफोर्ड को, क्योंकि आई थिंक रास्मस हॉयलैंड का गेम वाज एक्चुअली नाइस। वो बंदा रैशफोर्ड हैड अ स्टेलर 2 वीक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब बैलन डोर शाउट्स आ रही थी। उसके बाद से काफी लोग हैं गुस्सा इस चीज से कि उसको बैलन डोर में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया।
मुझे लगता है भाई क्या बात कर रहे हो तुम, 2 महीने अच्छा परफॉर्म करके जितने यूनाइटेड फैंस भाई कमेंट करके बताओ, डू यू एग्री विद दिस, डू यू इवन डिजर्व टू बी इन द बैलन डोर लिस्ट? बट पता है आई थिंक पूरे टाइम सारी यूनाइटेड फैंस की जिनने काफी टाइम से फॉलो किया यही प्रॉब्लम रही है कि दिस गाय परफॉर्म्स बट ओनली इन पैचेस। एंड आई थिंक ही विल बी 27 दिस ईयर या फिर 26? आई थिंक 25 का होगा शायद, 25-26 का होगा शायद। 26 का हो रहा है मेरे ख्याल से, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मतलब अब वो धीरे धीरे उस एज में आ रहा है, अगले 1-2 साल में ही शुड बी इन हिज प्राइम, एब्सोल्यूट प्राइम। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? कब तक करोगे और कब तक इस चीज को बैक करोगे? मतलब लास्ट गेम तो ऐसा था कि उस बंदे ने प्रेस करना भी छोड़ दिया था, एंड प्रेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनाइटेड के लिए। तभी यूनाइटेड में रोनाल्डो नहीं खेल रहा, रोनाल्डो नहीं टिक पाया, तो भाई रैशफोर्ड से भी आप सेम ट्रीटमेंट दिखाओ, उसको भी कहो प्रेस करने को। अब वो तो 10-15 साल छोटा भी है। हाँ 10-15 साल छोटा भी है, तो आई थिंक यहाँ पे यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा लैक कर रही है सिचुएशन में। एंड भाई टेन हैग के लिए भी अगर हम लोग कहें कुछ चंद शब्द में कहूँ टेन हैग के लिए, क्योंकि टाइटल में एरिक टेन हैग आउट है। हाँ टेन हैग आउट है विद अ क्वेश्चन मार्क। 5 मैच हो चुके हैं, सिर्फ 6 पॉइंट आए हैं। आपने ओनाना लिया था, ओनाना चाहे कितना भी खेलो, क्योंकि जो भी बंदा ओनाना को देखेगा ना उसको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा ऑन द बॉल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रेस रेजिस्टेंट है बंदा। तो भाई मिडफील्डर बन जा, मिडफील्डर बन जा, डिफेंडर बन जा, गोलकीपर क्यों बना है? क्योंकि आपसे बॉल तो रुक नहीं रही अल्टीमेटली। एंड दिस जस्ट शोज कि आप चाहे कितने भी अच्छे मॉडर्न गोलकीपर बनना है आपको, भाई द फर्स्ट एंड प्राइमरी जॉब ऑफ अ गोलकीपर इज टू डिफेंड गोल्स, स्टॉप गोल्स, और वो आपकी प्राइमरी जॉब रहेगी, चाहे आप बॉल पे अच्छे हो या ना हो। इसी बात पे मेरे को लगता है कि डिहे इस चीज़ में तो अच्छा था कि कम से कम गोल रोकता तो था वो बंदा। आपका फर्स्ट चॉइस गोलकीपर साइनिंग आई है, इट्स नॉट लाइक को ट्रांसफर मार्केट में बैक नहीं किया गया है। रासमस हॉयलैंड आया, कैसीमेरो आपके साथ था, एंटनी आपका मनचाहा प्लेयर आ चुका है, और अमराबाद आ चुका आपके साथ, मेसन माउंट आ चुका है। अमराबाद थोड़ी है, अमराबाद आ गया ना, एंड्रू टेट आया ना। एंड्रू टेट आया, और आपका लिसांड्रो मार्टिनेज आया था। हाँ। उसके बाद भी अगर आपके पास ये एक्सक्यूज होगा अल्टीमेटली जाके कि वी डोंट हैव दैट प्लेयर्स उस लेवल के, भाई फिर फालतू है। हाँ। फिर आप छोड़ दो, नहीं हो रहा आपसे। मतलब मुझे भी ओनाना वाला बात सुन के एक और ऐसी बात आ रही थी। ओनाना को वो कहते हैं क्या? बीटेक KSI। नहीं, वो वाली बात आई थी मुझे कि बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी, इसलिए अच्छा कीपर है। वही बात हो गई कि रामोस ग्रेटेस्ट डिफेंडर है बिकॉज उसके 100 से ऊपर गोल है एक्चुअली। बट ये चीज तो है भाई, यूनाइटेड इज इन डीप ट्रबल, एंड नॉट जस्ट ऑन द पिच, ऑफ द पिच भी जो इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे। आई डोंट रियली थिंक कि सबसे कंट्रोवर्शियल क्लब है इससे ज्यादा यूनाइटेड से ज्यादा किसी भी क्लब में। यार PSG भी मतलब चलो इस बार इतनी झगड़ों की तो वो नहीं आ रही, झगड़े वैसे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बचे ही नहीं, अब एक ही तो आदमी बचा है, वो क्या झगड़े इस लेवल तक हो गया कि सबको काट दिया सबको। इस टाइम पे जितनी प्रॉब्लम यूनाइटेड के लिए, अगेन PSG के लिए क्या, ये तो हम सालों से देखते आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ी है। बेसिकली टॉप 5 लीग्स की बात कर रहे हैं। टॉप 5 लीग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यूनाइटेड के लिए दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड उन्हें कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग लेट्स से कि 5 गेम हो चुके हैं, अगर आगे आप जाके 2-3 गेम और ऐसे होते हैं जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, 8 गेम हो जाएंगे, एंड अगर आप 8 गेम में इतना पीछे रह गए, अभी 13th प्लेस पे है यूनाइटेड। 13 तो बहुत नीचे है यार, आपको टॉप 4 तो आना ही है कम से कम। यू नो, हियर्स अ बोल्ड क्वेश्चन, विल वी सी यूनाइटेड डूइंग अ चेल्सी दिस सीजन? जो चेल्सी ने लास्ट सीजन किया था। भाई आई होप नॉट, क्योंकि आई डू थिंक वैसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो कॉन्शियसनेस आएगी। और यार वही ना, अभी से 5 मैच हुए हैं, हाँ, मतलब 38 मैचेस होते हैं, तो इवेंचुअली चीजें लेवल आउट हो जाती हैं और होपफुली हो जाएंगी। बट लेट्स एंड यूनाइटेड्स कॉन्वर्सेशन विद द लास्ट क्वेश्चन, एरिक टेन हैग आउट और नॉट? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ। एंड अंटिल व्हेन? मेरे हिसाब से यार पता मेन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ये है बेसिकली, इट्स नॉट इवन अबाउट टेन हैग आउट और नॉट, इट्स अबाउट कि टेन हैग नहीं आएगा तो कौन आएगा, क्योंकि इस टाइम पे एक्चुअली में ऐसा कोई मैनेजर है नहीं जो अवेलेबल है। ओके, इन प्रिंसिपल इफ यूनाइटेड हैड एन ऑप्शन कि एक जेन्युइन लेवल का मैनेजर मिल रहा है आपको, तो क्या टेन हैग को निकाल देना चाहिए? इफ दे डोंट मेक इट इनसाइड द टॉप 4 दिस सीजन, डेफिनेटली शुड। तो मतलब पूरे सीजन तक वेट करेंगे? पूरे सीजन तो आई थिंक ईदर वे वेट करना चाहिए, क्योंकि आप मिड सीजन वैसे भी सैक मत करो, वरना आपका सीजन और डीरेल होगा। बट अगर यूनाइटेड फैंस को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, आप टॉप 4 में आ चुके हो, उसके बाद आप गिर नहीं सकते वहां से। टेन हैग एक चीज डिलीवर कर चुका है, आप उससे नीचे नहीं डिलीवर कर सकते। आई थिंक इनफैक्ट इस सीजन
टॉप 2 के लिए उन्हें एम करना चाहिए था। क्योंकि मतलब साइनिंग्स भी आई हैं भाई। और लास्ट सीजन हम लोग ये बातें कर रहे थे कि अगले 2-3 साल में हमें टाइटल के लिए चैलेंज करना शुरू करना Exactly, है, नॉट सेइंग कि जीतना है, शुरू करना है। हाँ एंड दैट कुड हैव बिगन विद अ टॉप 2 फिनिश इन दिस सीजन। Definitely. आई थिंक प्रोग्रेस करने की जगह पीछे गया क्लब थोड़ा सा। लेट्स होप, अभी तो इसके ऊपर बहुत कंटेंट आएगा, हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा बात करने के लिए। सो ऑल द यूनाइटेड फैंस, यू विल बी एंटरटेन्ड, बट लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड ऑफ द सिटी। आई थिंक ये क्योंकि थोड़ी सिटी की बात कर लेते हैं, मैनचेस्टर सिटी की। आई डोंट रियली थिंक ये बुलिंग थी, एंड आई थिंक यहाँ से वो सॉर्ट ऑफ फेज शुरू होने वाला है जहाँ पे एकदम प्रॉपर बुलिंग नहीं हुई है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया बुलिंग। क्योंकि हम लोग एंड इसको दोबारा बुलिंग पे करेंगे, बट हाँ पहले की 2 चीजें बात करते हैं। सबसे पहले सिटी की बात करते हैं। डे ब्रुयना वगैरह सब इंजर्ड थे, हालैंड स्टार्ट करता है, एंड दिस वाज द मैच जहाँ पे हालैंड का गेम अच्छा नहीं गया था, एंड द प्रॉब्लम इज कि बैंड और पास है भाई, और द फैक्ट इसको सर फिर भी गोल मार दिया। गोल तो मार दिया उसने एंड में, बट आई थिंक जब एक स्ट्राइकर होता है और वो बहुत ज्यादा चांसेस मिस करने के बाद एक गोल मारता है ना, तो वो चीज पता चल जाती है। और ऑल्सो भाई जो तुम कह रहे हो बैलन डोर आ रहा है, आई एम प्रीटी श्योर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक डिक्लेयर हो चुका है कि कौन आने वाला है। हाँ हाँ, वो तो हो ही एंड मेसी ने भी रिसेंटली बाल कटवाए थे अपने। माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग। नहीं मतलब क्योंकि वो उन लोगों को पूरी वो फिल्म बनानी होती है ना, फैमिली के साथ रिएक्शन। अभी फोटोज चल रही होंगी ना, फोटो इस वक्त चल रही होंगी शायद, बिकॉज आई थिंक 10th अक्टूबर को है, अब तो आई गया, तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो भाई हाँ, वो 8 के साथ लेट के जाएगा उसके बच्चे। भाई इस बार तो मैं चाहता हूँ कि जनरली लेटे और देखते कि हाइट में कितना वो बन पा रहा है। लेटा नहीं था वो, पिछली बार तो बैठा हुआ था ना ऐसे करके। अच्छा हाँ, और तो पूरा लेटे हुआ है इस बार। क्या पता एक्चुअली उसके हाइट से लंबा हो जाए। वो तो स्पेसिंग बढ़ा दो ना दोनों बैलेंड और के बीच में, बट कर दो भाई बड़ा। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हालैंड का गेम उतना अच्छा नहीं गया था। अल्टीमेटली वी नो कि उसने एंड आते आते गोल मार दिया, काफी चांसेस मिस करे थे। एंड हम लोग वेस्ट हैम की बात करें, अल्टीमेटली स्कोर 3-1 का था। वेस्ट हैम का स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट बैड। इनफैक्ट अगर हम लोग सिटी की बात करें तो उतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग नहीं रही थी जितनी यूजुअली गेम्स में लगती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि इस स्पेसिफिकली इस मैच में पेप गार्डियोला का सिस्टम थोड़ा अजीब सा ही था। उसने पता नहीं क्या क्या किस किस को कहाँ कहाँ खिला दिया था। उसने गार्डियोल को लेफ्ट बैक खिला दिया था। I mean, this is what Guardiola does. हाँ, वो इधर उधर, क्योंकि अल्टीमेटली भाई 3-1 से तो जीत ही गए ना, तो क्या ही मतलब वो अल्टीमेटली उसका। एंड ये वही बात है ना, हमने लास्ट सीजन भी देखा था कैसे थोड़ा स्लो पिकअप था, और अल्टीमेटली ट्रेबल जीते और कन्विंसिंगली जीते। सो आई वुड नॉट क्वेश्चन, आई एम नॉट इन अ पोजीशन, आई थिंक नोबडी इज इन अ पोजीशन टू क्वेश्चन Guardiola. डेफिनेटली एंड ही गॉट द रिजल्ट राइट। एंड एक जो स्टार मैन होगा जो कि सारे मेसी फैंस को खुश होगा सुन के, वो था हुलियन अल्वारेज अपना। अल्टीमेटली वो 2 असिस्ट देता है, एंड आई थिंक हुलियन अल्वारेज इज दैट गाय जो कि we know that he's a striker, but एक वो sort of ना second striker वाला रोल, and sometimes क्योंकि उसकी passing is also not that bad, उसकी passing है अच्छी। मतलब अगर आपको एक kind of a difficult pass भी बोलेंगे कि मारने को, तो वो मार देगा। तो उसने sort of वो कैम रोल भी ठीक ठाक खेल लिया, मतलब थोड़ा इधर उधर करते करते, not De Bruyne खेला उसने, but he made up for it। ऐसा लग रहा है कि उसने हमारा लास्ट पॉडकास्ट सुन लिया क्या, जहाँ पे तुमने काफी अगेंस्ट बोला था। हाँ, लिंक कर देंगे हम लोग डिस्कशन कार्ड से, बट फीफा द बेस्ट को डिस्कस किया था हमने डिटेल में, बट हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो आई थिंक अल्वारेज इज दैट गाय जो कि स्पेसिफिकली जब एक स्ट्राइकर के साथ खेलता है तो ही प्लेज रियली गुड, क्योंकि वो सेकंड स्ट्राइकर वाला रोल बहुत अच्छा निभा सकता है। एंड जब डे ब्रुयने नहीं होता तो ही हैज बीन गुड इन दैट पोजीशन। एग्जैक्टली। एंड एक और प्लेयर जिसकी मेरे को बात करनी है वो होगा अपना जेरेमी डोकू, जो नई साइनिंग आई है। उसने भी अल्टीमेटली गोल मारा, एंड उसको लेके गार्डियोला से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, तो उसके लिए उसने ये कहा है कि ही इज अ प्योर विंगर। मतलब जो कट इन साइड करने वाले होते हैं वैसे टाइप का विंगर है नहीं। एंड गार्डियोला के सिस्टम में वी हैव नॉट रियली सीन दीज काइंड ऑफ विंगर्स। वी हैव ऑलवेज सीन जो बंदा आगे कट इन करेगा एंड फिर शूट वो टाइप के लिए जगह, या फिर जो कि थोड़ा 1-2 करके। Probably this is for Haaland, ताकि क्रॉसेस डाले। मतलब हो सकता है हालैंड के लिए हो सकता है। एंड मतलब भाई गार्डियोला का भी वही सीन है ना, ही इज मॉडिफाइंग हिज सिस्टम, ही इज इवॉल्विंग इट, एंड यू नो स्पेशली बिकॉज द फैक्ट दैट ही इज अ यंगस्टर, क्या पता वो अल्टीमेटली उसको उस लेवल में ले जा रहा हो। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज दिस मीन फॉर फिल फोर्डन? यार फिल फोर्डन ने भी स्टार्ट करा था इस मैच में स्पेसिफिकली। आई डोंट थिंक कि वो हर मैच में स्टार्ट करने वाला है, बट दैट इज अ प्रॉब्लम। नो, वही तो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब मुझे लगता है कि इवन एट दिस एज, आई थिंक ही इज इन हिज 23-24 साल का हो चुका है। हाँ नहीं, आई थिंक हाँ शायद 22 का तो है ही कम से कम। तो अब तक तो यार लाइक मेसी वगैरह ने तो मेसी से कंपेयर कर रहे थे उसको, मेसी ने बैलन डोर जीत लिया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगेन यहाँ पे आई वुड हेट टू सी इट अगर यहाँ पे वो एकदम टिपिकल इंग्लिश प्लेयर्स वाली चीज़ हो गई कि इंग्लिश प्लेयर है, थोड़ा घमंड आ गया, अल्टीमेटली परफॉर्म नहीं कर पाया।
ओह आई डोंट थिंक गार्डियोला के अंडर वो चीज होगी, मतलब क्योंकि या लास्ट फिर वो क्लब में होता नहीं है। लास्ट सीजन भी सो ना कि उसकी लड़ाई हो गई थी कैंसिलो से एंड फिर उसको चांसेस नहीं दिए गए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैंसिलो को अल्टीमेटली निकाल दिया, ऐसे ही उसको भी निकाल देते हैं। आई थिंक गार्डियोला चीज टॉलरेट करेगा नहीं, एंड ही हैज टू मेनी ऑप्शंस भाई। आई थिंक नहीं टॉलरेट करेगा। एंड मुझे यही लगता है कि स्पेशली ना टीम लाइक सिटी, जहाँ पे आप एक मैच गंदा खेलोगे नहीं, आपका दूसरा प्लेयर रेडी है खेलने के लिए, एंड समटाइम्स आप अच्छा खेलते हो उसके बाद भी गार्डियोला किसी और को खिलाता है। ऐसी टाइप की टीम में अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दोगे फ्रॉम दैट राइट विंग पोजीशन, क्योंकि लेफ्ट विंग तो ग्रिलिश ने सॉर्ट कर रखा है, अभी वो इंजर्ड है पर जैसे ही वो आएगा वो वापस आ जाएगा टीम में। तो अगर आप राइट विंग से सही परफॉर्मेंसेस नहीं दोगे, देयर इज नो वे यू आर स्टार्टिंग ओवर बर्नार्डो सिल्वा। तो मुझे लगता है कि इट्स अप टू हिम ओनली, क्योंकि गार्डियोला कोई भेदभाव करता नहीं है किसी प्लेयर में, ही हैज़ नो फेवरेट्स। ये चीज़ टेन हैग के लिए हमने बोली एंटनी के साथ, बट गार्डियोला जो परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से खिलाएगा। टेन हैग तो आयैक्स टैक्स काटता है ना, आयैक्स टैक्स काटता है अपना। तो मुझे लगता है कि उसके साथ वो चीज़ है, अगर आप सही में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको मेरिट के बेसिस पे वो 100% मिल जाएगा। 100%। तो जो भी चीज़ है वो फिल फोर्डन के हाथ में ही है, उसके हाथ में ही है कि उसको अपना करियर कैसे बचाना है, क्या करना है। नहीं लग रहा तो छोड़ दे भाई, गार्डियोला रोकने भी नहीं वाला। तो एज फार एज फिल फोर्डन इज कंसर्न, आई थिंक उस पर ही है। बाकी सिटी की बात करें तो यार उन्होंने अपना एकदम परफेक्ट रन स्टार्ट कर रखा है, अभी भी टॉप पे ही है टेबल के। एंड एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, आई डू थिंक कि अभी भी फेवरेट्स तो सिटी होने वाली है। टेबल खत्म भी ऐसे ही होगा, हो सकता है हाँ, अनलेस कोई बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। हाँ। हालैंड, डे ब्रुयना, ग्रीलिश सब साथ में इंजर्ड हो जाए, पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाए। हाँ। बट भगवान करे ऐसा ना हो। बट आई थिंक भाई ज्यादा एनालाइज करने को नहीं है, बिकॉज क्या ही बोले भाई, व्हेन दे आर गेटिंग द रिजल्ट वी आर नोबडी टू क्वेश्चन एंड वी कांट डाउट देम। बट अभी हमने क्लब्स की बात करी है, थोड़े इंडिविजुअल्स पे आते हैं जिनके बिना हम लोग बात करे बिना रह नहीं सकते। वो होने वाले हैं ऑब्वियसली रोनाल्डो, मेसी। सबसे पहले रोनाल्डो की बात करते हैं। एंड हिज अप्रेंटिस, हाँ मेसी, मतलब रोनाल्डो द अप्रेंटिस, यस द चेजर, चेजर। मतलब बट भाई है, क्योंकि भाई देखो अब ये लास्ट सेगमेंट जो है ये भी थोड़ा सा बुलिंग के ऊपर होगा। कैसे रोनाल्डो किसी को बुली कर रहा है एक तरीके से कह सकते हैं और कैसे मेसी बुली हुआ है थोड़ा बहुत वो भी कह सकते हैं। सो स्टार्टेड विद बुलिंग, लेट्स एंड विद बुलिंग वंस अगेन। राइट। तो ये आखिरी कुछ चंद मिनट हमारे गोट एंड हिज अप्रेंटिस के लिए। गोट पहले, रोनाल्डो के लिए पहले बात कर लेते हैं, अप्रेंटिस के लिए। क्या हुआ भाई रोनाल्डो के साथ? सबसे पहले तो मैं अल नसर की बात करते हैं, क्योंकि उसका मैच हुआ था। आई थिंक अल नसर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू तलिस्का, आई डू थिंक कि जब तलिस्का खेलता है तो अल नसर थोड़ा लैक करती है। व्हाई डू यू से सो? आई थिंक क्योंकि ये चीज़ परफॉर्मेंसेस में भी हमें दिखी है। स्टार्टिंग के अभी बिफोर दिस इंटरनेशनल ब्रेक, जो स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस हुए थे, तलिस्का नहीं खेला था। हर मैच वो लोग या तो 5-0 जीत रहे हैं या 4-0 जीत रहे हैं, ऐसे करके जीत रहे थे। मतलब एक कोहेजन होता है ना टीम का, वो सही बैठता है। एंड मे बी दिस इज बिकॉज तलिस्का उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि अभी फॉरवर्ड लाइन में सारे जो प्लेयर्स हैं वो यूरोपियन प्लेयर्स आ चुके हैं। माने आ चुका है, रोनाल्डो आ चुका है, ओटाविया आ चुका है। तो अगर आप तलिस्का वहाँ पे खिलाते भी हो या AMF पोजीशन पे भी खिलाते हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बंदा उस लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा। एंड नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि भाई जब वो उस लेवल पे खेला ही नहीं है तो आप यू कांट रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो उसी लेवल पे परफॉर्म भी करके दे। तो आई थिंक जब, क्योंकि यार इट इज़ अ फैक्ट कि जब वो खेला है तब तक अल नसर उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई है, एज अ टीम उतनी अच्छी लगी नहीं है। एंड इस बार भी मैच जो था वो अल राइद के अगेंस्ट था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट भाई सऊदी लीग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। हाँ, तो तुम अल राइद जो भी है भाई, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट्स। बट आई थिंक उनके अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रगलिंग थी। स्टार्टिंग के 30 समथिंग मिनट्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, एंड थोड़े इवन चांसेस बन रहे थे दोनों टीम के। बट 30th मिनट के आसपास में एक रेड कार्ड मिल जाता है अल राइद को, एंड उसके बाद से गेम थोड़ा खुल जाता है। उसके बाद से हम देते हैं कि अल नसर थोड़ा चढ़ के अटैक करना स्टार्ट करती है, एंड देन ऑब्वियसली फिर गोल्स भी आने स्टार्ट होते हैं। हाँ, टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो स्पेसिफिकली, क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं अल नसर मोस्टली रोनाल्डो की वजह से देखते हैं। आई थिंक ही हैड अ नाइस गेम, मतलब वोंट से कि एकदम परफेक्ट गेम था, क्योंकि जब तक वो 2 गोल नहीं मारेगा तब तक मैं परफेक्ट गेम बोलूँगा नहीं। क्यों यार, जब एक सेंटर फॉरवर्ड हो तो जब तक आप, आई थिंक 1 गोल मार के आपका परफेक्ट गेम मैं मानूंगा नहीं, जब तक आप उस लेवल के गोल्स नहीं मारोगे। क्योंकि आई थिंक अल नसर में आई थिंक उसकी पासिंग भी अच्छी रही है, इट्स नॉट लाइक उसकी पासिंग गंदी चल रही है। अच्छा, तो मुझे ये कैसे ठीक है, व्हाट इज दिस टोन? हाँ ठीक है। तो आई थिंक रोनाल्डो की परफॉर्मेंस अच्छी थी, एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनल ब्रेक जहाँ पे उसने गोल नहीं मारा था, इट्स नाइस टू सी कि ही इज बैक। और एक बंदे को ऑलमोस्ट मुंह तोड़ दिया था, तोड़ दिया था, करियर एंडिंग इंजरी। बट इट्स नाइस टू सी कि वो वापस गोल मार रहा है, एंड जब भी गोल मारता है यार
अच्छा ही लगता है देख के, गोल मारता है। हाँ भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, तुम्हें नहीं लगता? नहीं भाई। बट बाकी प्लेयर्स की बात करें तो सादियो माने इज आल्सो परफॉर्मिंग रियली वेल, वो भी हर दूसरे मैच में गोल मार रहा है धीरे धीरे। Would you say Sadio Mane has been the best performer for Al Nassr? नो वे भाई, नो वे, नो वे। Just like Bruno Fernandes has been for Portugal. नहीं वो तो है, वो तो जेन्युइन शाउट है, बट सादियो माने का आई डोंट रियली थिंक, क्योंकि रोनाल्डो भाई वो है उधर का शेर है भाई, शेख बन गए वहाँ। गोट है भाई। And what about अपना लापोर्थ, वो कैसा चल यार रहा है? लापोर्थ की परफॉर्मेंस इट्स नॉट, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, बट वी कैन ओनली से जब इंप्रेसिव होगी जब उसको एक फेयर चांस मिलेगा। एंड फेयर चांस नॉट इन द सेंस कि उसे स्टार्टिंग नहीं मिल रही, स्टार्ट उसे कराया जा रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो डिफेंसिव पार्टनर है वो सऊदी का प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियां होंगी। इस मैच में भी वो अल्टीमेटली एक गोल कंसीड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बनने में टाइम लगता है, बट वी ऑल नो कि लापोर्थ सिटी में खेल चुका है, ग्वार्डियोला के अंडर खेल चुका है, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, तो उसकी परफॉर्मेंसेस भी आएंगी अल्टीमेटली। एंड ये जो भी मैचेस अभी चल रहे हैं सऊदी प्रो लीग के, ये अभी बहुत प्रॉपर टीम्स के अगेंस्ट नहीं हो रहे। जब इत्तिफाक से मैच होगा, इतिहाद से मैच होगा, अल हिलाल से मैच होगा, जब इन टाइप की टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस होंगी तब आप जीतते हो, तो आई विल से कि हाँ भाई एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इन टीम्स के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ दीज टीम्स डोंट रियली हैव अ यूरोपियन प्लेयर। राइट, ये थोड़ी नीच बॉटम टियर वाली टीम्स हैं। अल हिलाल नहीं, जो अभी जिस टीम से मैचेस हुए हैं अभी तक, तो जब आप उन टीम से अगेंस्ट परफॉर्म करोगे तब आपकी अच्छी प्रॉपर, जैसे हम PSG के लिए कहते हैं ना, जब चैंपियंस लीग में खेलोगे तब हम आपकी तारीफ कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। राइट, जब आप उन टीम से अगेंस्ट खेलोगे और जीतोगे तब आपकी तारीफ हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ जो भी अल नसर को, अगर फैंस हैं भी अल नसर के, आई थिंक यार जितने भी रोनाल्डो फैंस हैं लॉयल, वो तो देखेंगे, है बनता भी है देखना। तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम रोनाल्डो दैट, क्योंकि वो गोल मार भी रहा है, बट अनलेस एंड अनटिल अल नसर एक अच्छी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करती है, उससे पहले आप अल नसर से स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना के मत रखो। दैट्स इट फॉर अल नसर। अब एक बुलिंग केस पे आते हैं जो कि रोनाल्डो बुलिंग कर रहा है भाई, लेट्स गो। रोनाल्डो ने यूवेंटस को बुली कर दिया है। मतलब ये रिपोर्ट्स अगेन बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट कुछ आया नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द गजेटा डेला स्पोर्ट समथिंग, जो कि इटालियन न्यूज़पेपर है वहाँ का, उसने ये कहा है, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली ट्रू है, ये पहले भी एक बार जब यूनाइटेड में था तो भी ये चीज़ निकल के आई थी। 19.9 मिलियन इन वेजेस यूवेंटस ओ करती है रोनाल्डो को एज ऑफ नाउ। द थिंग इज कि जब पैंडेमिक आई थी सबने कट लिया था, तो यूवेंटस से अपने काफ़ी प्लेयर्स को प्रोमिस किया था जो कि हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थे। जब हम लोग ये पैंडेमिक चली जाएगी एंड वी गेट आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिचुएशन, तो हम आपको वापस पे कर देंगे। नाउ वो 19.9 मिलियन अपेरेंटली हैज नॉट बीन पेड बैक टू रोनाल्डो। तो नहीं आया ना फाइनेंशियल सिचुएशन के बाहर यार, मतलब नहीं आए, बट द थिंग इज कि नहीं आ रहे तो आप बहुत टाइम हो गया इस चीज को, तो कितना लालची 3 साल हो चुके हैं इस चीज को। कितना लालची है भाई पैसों के लिए। 200 मिलियन काफी नहीं है उसके लिए, नहीं ह्यूमैनिटेरियन नहीं है वो, जो शर्म पैसा नहीं है आती? वो पैसा अपना मोरक्को में लोगों के लिए होटल खोल रहा है और यहाँ पे जो अपने 19 मिलियन निकलवा रहा है भाई, इतनी पैसे से तो खोल रहा है हद है यार, चीटिंग। सब अच्छी चीज के लिए जा रहा है पैसा, बट जो भी है, अगेन जिनको नहीं पता ये एकदम प्रॉपर न्यूज नहीं है, बट ऐसा रिपोर्ट्स में आया अभी तक। इफ दिस इज ट्रू, मैं ये कहूंगा मेरी वर्डिक्ट यही होगी कि जरूरत नहीं यार इसकी, जाने दे भाई, तेरा फॉर्मर क्या ईगो पे ले रहा है, फॉर्मर क्लब है, जाने दे, जो हो गया हो गया। मेसी भी बारसा इतने वेजेस वो करती है मेसी को, तो मेसी तो केस थोड़ी कर देगा। मतलब मेसी केस नहीं कर देगा, ट्रू वो है, बट इट इज़ अ फैक्ट कि बार्सिलोना बहुत ब्लीड कर रही थी फाइनेंशियली, और तब भी उसने बहुत हाई वेजेस का कॉन्ट्रैक्ट था उसका उस टाइम पे। आई मीन ही डिड व्हाटएवर ही कुड मतलब वो करता ही नहीं एक्सेप्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ज़्यादा सही होता। किस कॉन्ट्रैक्ट को? वैसी हाई प्रोफाइल, तब उसको पता नहीं था ना भाई, ऐसा होता नहीं है यार, ये कहने की बात होती है भाई। आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे को लगता है कि स्पेशली गाय लाइक मेसी, उसको ये सब तो पता ही होगा जो भी। चलो मेसी की बातें कर रहे, तो लास्ट टॉपिक वही है, मेसी गेटिंग ट्रोल्ड, तो बुलीड ऑनलाइन। तो ऑन अ लाइटर नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट विद दिस लास्ट टॉपिक। भाई क्या हुआ मेसी के साथ, बता दो जरा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अटलांटा यूनाइटेड के साथ मैच था इंटर मामी का, जिसमें मेसी ने रेस्ट ले रखा था। वो मैच इंटर मामी अल्टीमेटली 5-2 की स्कोर लाइन से हारती है। पिटी है, मार पिटी है पूरी। और उसके बाद अटलांटा यूनाइटेड ट्विटर पे जाके चढ़ाने लगती है मेसी को। मतलब क्या सोच के भाई, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मतलब दे स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक कि टेल देम टू ब्रिंग द होल स्क्वाड नेक्स्ट टाइम। पहले ये था, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ, मेसी को बड़े डिक्लेयर है। हाँ, सेकंड थिंग इज कि मैच से पहले मेसी ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें वो पिज्जा खा रहा था। पिज्जा में बहुत सारे टोमेटोस थे, वो मेरे को समझ में नहीं आया भाई कि ये कैसे वहाँ के कोई कुछ स्पेसिफिक होगा कुछ स्पेशलिटी। तो फिर उसने कुछ ऐसे करके, मैं आई हैव टू रीड कि उसने क्या कहा था अल्टीमेटली इन लोगों ने।
वो लोग अल्टीमेटली कहते हैं कि हेयर हैव योर पिज्ज़ा फॉर द ट्रिप, मेसी को लेके। एंड जब फिर उन्हें नेक्स्ट चीज़ करी वो और शॉकिंग, उनने अपने एक फ़ोटो डाली उसी टाइप के पिज्ज़ा की जिसमें वही टोमेटोज थे बट वो एल के शेप में थे। इस लेवल तक वो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं मेसी की। अब आई डोंट गेट कि या तो आप भाई बड़े कॉन्फिडेंट हो कि तो पता नहीं क्या तुम किससे पंगे ले रहे हो, मतलब किससे पंगे ले रहे हो और कैसा तहलका मचा रखा उसने इस टाइम पे लीग में। तो या तो आप ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो कि हम तो पेल पाल देंगे, या आपका नेक्स्ट मैच बचा नहीं है कि आप नेक्स्ट सीजन देखेंगे, अगले साल मिलोगे, अगले सीजन देखेंगे। तो जो भी सीन है भाई, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदा आपकी लीग को रेलेवेंट बना रहा है, काइंड ऑफ शो रिस्पेक्ट टू हिम। आई डोंट थिंक कि ये मैच जो है, ये ट्वीट्स जो है, ये ESPN जैसे पेजेस पोस्ट भी कर रहे होते अगर मेसी इंटर मियामी नहीं होता। तो भाई डू थोड़े अप्रिशिएट करो गोट को एंड थोड़े हाथ जोड़ो कि भाई आपकी वजह से हमें भी रेलेवेंसी मिल रही है। काइंड ऑफ शो रिस्पेक्ट टू हिम। एक फ्रेंडली बैंटर चलता है बट एक हद तक चलता है, ये नहीं कि पॉइंट है कि मेसी ने तो कुछ कहा भी नहीं हाँ, उनको, कुछ कहा भी नहीं उनको, उसको पता भी नहीं हुआ क्लब है कौन सा, इनसे मुझे मैच खेलना है क्या। बट क्या भाई अजीब सा, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन भाई इतना पंगे क्यों ले रहे यार? मुझे लगता है कि एक ये शायद हो सकता है एक स्ट्रैटेजी भी हो, मार्केटिंग, क्योंकि द सेम थिंग हैपेंड इन अपना सऊदी प्रो लीग, जब आई थिंक अल हिलाली वो टीम थी जैसे सबसे पहले चीज स्टार्ट करी थी। क्या? अच्छा वो मेसी वाला? नहीं, मेसी वाला तो वो तो चलो फैंस वगैरह कर रहे थे, बट उनके ऑफिशियल पेज ने रोनाल्डो पे गंदा सा फाउल हुआ था और फिर उनने वो चीज रील बना के कुछ ऐसे कैची सा कैप्शन लिखा था, आई रिमेम्बर कुछ। और फिर अल हिलाल में जब वो रोनाल्डो ने वो भी करा था WWE, तो उसने वो कहा था कि दिस इज नॉट WWE कुछ करके लिखा था उनने। तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट शायद ये चीज़ जान के करी जाती है, एक फायर चीज़ हो। एंड पता है इससे, क्योंकि ये भी चीज़ हो गई ना अल्टीमेटली, इसी चक्कर में अटलांटा यूनाइटेड भी थोड़ी फेमस हो गई। हाँ, नाम हो गया ना कि कौन ले रहा है मेसी से पंगे, हम बात क्यों कर रहे हैं उसकी। बट मुझे लगा थोड़ा पर्सनल हो गया भाई, बार बार ये एल और ये पिज्जा विज़ा डालना। मतलब पिज्जा तो डायरेक्ट वो डिग है मेसी के ऊपर, क्योंकि वही सेम पिज्जा उसने अपनी स्टोरी पे डाला था, बहुत ऑब्वियस डिग था वो। आई थिंक पहले ट्वीट तक रुक जाते तो शायद उतना पता नहीं चलता, ब्रिंग योर होल स्क्वाड का। बट हाँ भाई, क्या ही कर सकते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न फ्रॉम मेसी? ऑनेस्टली तो मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा भाई कि जैसे मार पीट रहा है वो टीम्स को वहाँ पे इधर उधर आते थप्पड़ लगाए जा रहा है सबको, उनको भी एक बार लगा दे ताकि सब लाइन पे आ जाए। बट हाँ यार, मजा आएगा। मैं तो चाहूंगा हार जाए इंटर मियामी। MLS कप के नॉकआउट वगैरह में मिल जाएगा अटलांटा, तो मजा आएगा वैसे देखने। हार जाए इंटर मियामी। आई एम अज्यूमिंग कि शायद दूसरा मैच तो अब तो नहीं होगा वो। हाँ, तभी कर रहे हैं, तभी पंगे ले रहे हैं। भाई लिटिल डू दे नो भाई, फेट हैज अ इंटरेस्टिंग वे ऑफ turning things around and making people meet again. So let's see Atlanta और Inter Miami मिलते हैं कि नहीं दोबारा। और on that note, let's end today's podcast. काफी लंबा podcast था ये, काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करें। आई होप सबको पसंद आया होगा भाई। इफ यू आर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए भाई? अगली वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इस वाली वीडियो को चेकआउट करिए। और सोशल मीडिया हैंडल्स जो होंगे हमारे, वो भी आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप हमें वहाँ पे भी फॉलो करें।